और बच्चा सब क्या हाल चाल है? तुम लोग का हाल चाल खूब बढ़िया होगा, खूब शानदार होगा। तुम लोग का हाल चाल खराब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आशीष सर तुम्हारे साथ है, भैया तुम्हारे साथ है। घबराने की बात नहीं है। तू सबका त्रिमासिक परीक्षा है, तू लोग घबरा रहा होगा कि सर कैसे होगा कैसे न होगा। उसके लिए एकदम चौकस कंटेंट लेके आ चुके हैं। त्रिमासिक परीक्षा में तुम लोग का एगो सवाल नहीं छूटने देंगे। तुम लोग एकदम नहीं घबराओ। घबरा जाएगा तो कोनो बात बनेगा रे। तो तुम लोग को एकदम घबराने की जरूरत एकदम ना है, ना समझा? सर एकदम नहीं घबराएंगे, एकदम नहीं घबराना है, ठीक है? चले आगे आ जाओ। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे रे? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर। इसको बहुत आसान चैप्टर बोला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवों में जनन। इसको हम लोग आज क्या करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। तो खूब बढ़िया से चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आ जाओ देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले उसका बात कर लेते हैं। देखो, पहले बच्चे बारे हम सब पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीवन अवधि क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, फिर बच्चा हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, फिर इसके विशेषताओं को पढ़ेंगे, फिर अलैंगिक जनन के विधियां पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे रे? कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, ठीक है? चले रे आगे, बोलो। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन, फिर पढ़ेंगे लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद बच्चा पढ़ेंगे जनन प्रवस्थाएं, फिर पढ़ेंगे लैंगिक जनन की सामान्य घटनाएं, निषेचन, निषेचन के प्रकार को बच्चा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर बच्चा हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों के प्रकार। इस सारे चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चले हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। सर एकदम देखेंगे कौन है रे? मास्टर साहब है, आशीष सर है। कहाँ पढ़ाएंगे रे? बायोलॉजी ना पढ़ाएंगे सर। कहाँ पढ़ाएंगे रे? बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है? उन्नति बैच के बारे में हम लोग अभी ये चर्चा करते हैं। आ जाओ। ये जो उन्नति बैच है, ये सिर्फ 51 रुपया का बैच है। आई 51 रुपया के बैच में तुमको एकदम बढ़िया का बढ़िया टॉपर बनाएंगे। तुमको घबराना का बात एकदम नहीं रहेगा, तुम ही टॉपर बनेगा। उन्नति बैच अगर 51 रुपया वाला खरीद लिया गया तो टॉपर सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनेगा, तुम्हारे अलावा कोई और टॉपर नहीं बन सकता है। ये हमारे रितेश सर है। इन्होंने सोचा कि यार जब कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है? रुपया का, आर्थिक समस्या। भाई इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ दिया हथौड़ा लेके, ठीक है रे? नहीं बुझ रहा है? बुझ रहे हैं सर। अब तू लोग बोलेगा सर 51 रुपया के बैच में हमें क्या सब मिलेगा? तो देखो, 51 रुपया का बैच में तुमको पूरे साल मिलेगा लाइव क्लास। क्या मिलेगा? लाइव क्लास। फिर तुमको मिलेगा टॉपर्स के नोट का क्या पीडीएफ मिलेगा, जो तुम्हारा भैया सब टॉपर सब पढ़ा होगा। अब वो जिस प्रकार से पढ़ा होगा तुमको क्या मिलेगा, उसका नोट्स मिल जाएगा। फिर डीपीपी तुमको मिल जाएगा। उसके बाद तुमको मिलेगा इंस्टेंट डॉट सॉल्विंग। तुमको अगर कोनो समस्या आएगा तो उसका सोल्व क्या हो जाएगा, दिक्कत का समाधान तुरंत मिल जाएगा तुम लोग को। टॉपर्स का तुमको गाइडेंस मिलेगा, टॉपर कैसे टॉप किया, ये सारा बातचीत, उसका गाइडेंस तुमको प्राप्त होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को तो मिलवे करेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस सब में कोई कमी नहीं रखेंगे, ठीक है रे बचवा? हाँ सर ठीक है। चले आगे। देखो, ये हमारी बुचिया सब है, बच्चा सब है जो यूपी बोर्ड में ऑलरेडी टॉप कर चुकी है, ये लोग रैंक ला चुकी है। हम चाहते हैं कि तू सब भी क्या करो, तो रैंक लाओ, ठीक है रे? रैंक लाएगा ना? हाँ सर रैंक लाएंगे। आ जाओ। अब देखो, हमारे रितेश सर बहुत अच्छा काम किए हैं, तो इनको पुरस्कार वगैरह भी मिला है, ना समझा? तुम भी अच्छा काम करेगा, तुमको भी हम क्या देंगे, पुरस्कार देंगे, ठीक है? चले आगे आ जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे रे सर? इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जनन के बारे में। आ जाओ बच्चा, हम लोग बात कर लेते हैं जनन क्या होता है। इसका अगर थोड़ा सा बच्चवा रे इंग्लिश देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे रे बचवा? सर इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब देखो ये क्या होता है। जनन जो है वह प्रक्रिया, एक तरह का ये जैविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से क्या होता है, कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है, जो बच्चे कोई भी जीव रहेगा वो अपने ऐसे क्या कर सकता है, संतान को उत्पन्न कर सकता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर अगर जनन ना किया जाए, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर अगर जनन ना किया जाए तो क्या होगा? अब देखो, अगर मान लो कि मनुष्य जनन करना बंद कर देगा तो उसके संतान उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, और अगर संतान उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे तो पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे, मनुष्य का पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि अभी मान लो लेट कि अभी पॉपुलेशन है तुमको, मान लो 20, पॉपुलेशन कितना है, मान लो मानव का पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 20 गो है, 20 गो आदमी है अभी।
अब अगर ये 20 बोलेगा कि हम जनन नहीं करेंगे, अरे अगर ये 20 क्या बोलेगा, हम जनन नहीं करेंगे, तो 20 के आगे तो नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि जनन करना ही बंद कर दिया। तो ये 20 आज न कल मरेगा भी ना। अब जनन ये कर नहीं रहा है, ये मना कर जनन नहीं करेंगे। ये 20 क्या होगा, कुछ दिन के बाद इसका भाई बूढ़ा हो जाएगा, धीरे धीरे ये मर जाएगा तो ये नंबर अब धीरे धीरे घटता रहेगा। तो अगर जनन नहीं करेगा तो सिर्फ मानव में नहीं, किसी भी जीव का क्या होगा, जो उसका भाई प्रजाति है, कोई भी प्रजाति का संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटवारे, गिर जाएगा। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है, यदि जीव जनन ना करे तो किसी भी प्रजाति का अस्तित्व कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या है ना सर? अब बचवा क्या होता है, जनन करने से क्या होगा, मान लो बचवा रे, यहाँ पे ये दोनों क्या थे, मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। मान लो ए का नाम है मंगरू और मंगरू की कन्या का नाम है भंगरू। तो ये दोनों अगर मान लो जनन कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, मंगरू और भंगरू दोनों क्या कर रहा है, जनन कर रहा है। तो ये जब जनन करेगा तो ये दोनों का जो लक्षण है, लक्षण कैरेक्टर, ये कहा जाएगा, एक बचवा में जाएगा, चंगरू में जाएगा। तो जनन करने से क्या होता है, जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, वो माता पिता से, जनक से कहा जाएगा रे, ओकर बेटवा में जाएगा, ओकर बचवा में जाएगा, ओकर बेटी में जाएगा। नहीं बुझ रहा है सर? एकदम क्लियर है सर। अब बोलता है जो तुम्हारा जनन है, जनन करने से क्या होता है, पृथ्वी पे जीवन का, देखो जनन करने से पृथ्वी पे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। अगर जनन करना, अगर सारे के सारे जीव बंद कर देंगे तो पृथ्वी पे जीव का निरंतरता बच्चवारे कैसी बनी रहेगी, नहीं बन सकती है ना। तो जनन इसलिए भी जरूरी है ताकि पृथ्वी पे क्या हो, जीवन का निरंतरता बने रहे। ठीक है बच्चा, चले आगे, आ जाओ बचवारे। अब देखो, अभी हम तुमको क्या समझाएं कि कोई भी जीव अगर जनन कर रहा है तो वो अपने ऐसा संतान को ही उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि हाथी के पेट से कुतवा का बच्चा आएगा। ऐसा कभी हुआ है कि सर हमारा गांव में ना हाथी के पेट से ना पिल्ला आ गया? अरे ये सब नहीं होता, हाथी के पेट से हाथी का ना बचवा आएगा रे, का मंगरू? हाँ सर। तो देखो ये पंछी है तो पंछी का ना बच्चा आएगा, गाय हमारी माता है तो गाय के पेट से गाय का ना बच्चा आएगा रे, ना आएगा। अब फूल से फूले ना आएगा रे, तितली से तितलिए ना आएगा रे, ना बुझ रहा है? तो जैसा जीव होगा वो उसी प्रकार का वैसा ही संतान को उत्पन्न करेगा। ठीक है रे बेटवा? हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं बचवा जीवन अवधि के बारे में। अब तुम सुनो, एकदम सिंपल सुनो, जीवन अवधि का मतलब क्या होता है? सर जीवन अवधि का मतलब हुआ जब कोई मनुष्य, कोई जीव, मनुष्य लो या फिर कोई जीव लो, अगर सिर्फ मनुष्य का बात करेंगे तो मनुष्य लेंगे, और जीव का बात करेंगे तो जीव करेंगे। जब किसी भी जीव का जन्म होता है वहां से लेके उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, किसी भी जीव का जब जन्म हुआ वहां से लेके जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी, उस बीच का जो समय है, उस बीच का जो टाइम है, उसको हम लोग बचवारे क्या बोलते हैं, जीवन अवधि कह के बुलाते हैं। ना समझ रहा है क्या बोल रहे हैं सर? एकदम समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लियर है कि क्लियर है रे? क्लियर है सर। अब देखो, अब कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। मच्छर जो होता है इसका जीवन अवधि कुछ दिन का होता है, ना होता है? घोड़े जाएगा, मच्छर काटेगा, मार दिया तू सब। तो कुछ मच्छर सब साल 2 साल जीता है रे, ओकर जीवन अवधि क्या होता है, कुछ दिन का होता है। जीवन अवधि का मतलब क्या बोलेगा, जल्दी कमेंट में बताओ। जीवन अवधि का एक ही मतलब होता है कि जब कोई जीव जन्म लिया वहां से लेके उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, उस बीच के समय काल को हम लोग क्या बोलेंगे रे, जीवन अवधि। जैसे तो लोग मान लो कि मंगरू का बेटा चंगरू 2021 में जन्म लिया, और मंगरू का बेटा चंगरू का जो डेथ हुआ, वो जो मर गया, वो 2026 में मर गया। तो इसका जीवन अवधि कै दिन का हुआ रे बचवा? सर एक जीवन अवधि हो गया कई साल का सर? तो 5 साल का। और दिन होगा तो 5 साल में कै गो दिन होगा, गिन लेना। नहीं बुझ रहा है? बुझ रहे हैं सर। वैसे तितली का जीवन अवधि बचवारे कितना होता है? 1 से लेकर 2 सप्ताह। कुत्ता का लगभग 20 वर्ष, हाथी का 60 से लेकर 90 वर्ष, तोता का लगभग 140 वर्ष होता है। अब बरगद का अगर पूछेगा 2100 वर्ष होता है। तुमको ध्यान रखना है 250 वर्ष, रखेगा ध्यान? हाँ सर, 250 वर्ष। अब देखो, अब कहानी कह रहा है कि जो बचवारे तुम लोग का जीवन अवधि है, वो जीवन अवधि इस चीज पे एकदमे नहीं, ये जो है इस चीज को एकदमे नहीं वैल्यू देगा कि किसी भी जीव का आकार क्या है। देखो यहाँ पे लिखा होगा जीवन अवधि किसी भी जीव के आकार से सीधा संबंध नहीं होता है।
जीवन अवधि का किसी भी जीव के आकार से सीधा संबंध एकदम नहीं होगा। अब तुम सोचेगा कि सर कोई बहुत बड़का जीव है, उसका जीवन अवधि हो सकता है कि ज्यादा हो या कम हो, ऐसा नहीं होता है। जीवन अवधि किसी भी जीव के आकार से कोई भी सीधा संबंध बना के नहीं रखता है। जैसे तुम लोग देखो कौवा, जैसे क्या रे बेटवा, जैसे अगर हम लोग पढ़े कौवा और एक साइड ले लो तोता हूं मैं तोता हूं, हरे रंग का होता हूं, अरे एक साइड क्या लो सर, एक साइड ले लीजिए तोता। अब देखो ये दोनों का आकार का बात करेंगे तो दोनों का आकार क्या होता है रे, एक जैसा। अरे ये दोनों का आकार क्या होगा सर, ये दोनों का आकार होता है एक जैसा, एक समान आकार है। लेकिन तो तू लोग बोलेगा सर अगर दोनों का आकार एक जैसा है तब दोनों एक ही, मतलब दोनों जो जिंदा रहेगा उस समय भी एक ही जैसा होगा? नहीं, क्योंकि जीवन अवधि किसी भी जीव के आकार से तो संबंध सीधा बनाता ही नहीं है, उसको किसी भी जीव के आकार से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए देखो तो कौवा जो होता है वो 15 साल तक क्या क्या करेगा, बहुत से बहुत। और तोता जो होता है ये तोता क्या करता है, ये 140 साल तक जिंदा रह सकता है। देख रहा है, अगर जीवन अवधि का किसी भी जीव के आकार से कोई संबंध होता तब तो दोनों का जीवन अवधि एक जैसा होता रे बउआ, मैं बुझ रहा है। लेकिन आकार से कोई लेना देना तो है नहीं जीवन अवधि को, तो कौवा 15 साल तक क्या 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 भक खत्म। तोता 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। अब और बोल रहा है, अभी तो वही पॉइंट है, सभी जितने भी, अब तुम एगो बात समझो, जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं ना रे, एगो हुए बहुकोशिकीय जीव और एक होते हैं क्या रे, एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब हुआ जो बहुत सारे कोशिका के बने होंगे, और एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ रे बचवा सब, जो एक एक कोशिका का बने होंगे। ना बुझ रहा है क्या बोल, अरे सर एकदम ये बुझ रहे हैं सर। तो हम लोग क्या है रे बचवा, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है रे बचवा सब। अब बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो एक न एक दिन मरबे करेगा। कभी देखा है कि हम लोग पैदा ले लिए तो एकदम जिंदा है, मरिए न रहे, नहीं, एक न एक दिन मरबे करेंगे, ठीक है, लेट मरे या पहले मरे। ये जो एक कोशिकीय जीव होता है एक नंबर का थेथर होता है, ये बोलता है हम नहीं मरेगा, नहीं मरता है। सर ऐसे कैसे हो गया सर कि एक कोशिकीय जीव कहता है कि हम नहीं मरेंगे, अरे नहीं मरता है, क्यों सर? देखो क्यों, ये क्या करेगा, मान लो ये जो है रे एक कोशिकीय जीव है, अब ये एक कोशिकीय जीव क्या करेगा, तुरंत कर लेगा विभाजन। देखो लिखा होगा, ये क्या कर लेता है, कोशिका विभाजन कर लेगा। कोशिका विभाजन से एकदम अपने जैसा एक नंबर ऐसे सेम टू सेम उसने बन जाएगा जिसने ये पहले था। तो मरा कहाँ? लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब मरने का टाइम आएगा तो कोशिका विभाजन कर लेंगे और अपने जैसा एक सेम टू सेम जीव बन जाएंगे। ये हुआ है? नहीं होता है। तो ये जो है याद रखना, बहुकोशिकीय जीव, एकरा बचवा रे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेगा रे बचवा, एकरा बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब जो होता है एकर मरना तय है। लेकिन जो बच्चा एक कोशिकीय जीव है रे ये नहीं मरता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है रे बचवा, सर ई कर लेता है कोशिका विभाजन। क्या कर लेगा रे सर, ई कर लेगा कोशिका विभाजन, यानी कि रे बचवा ई क्या कर लेगा, सेल डिवीजन। ई नहीं मरेगा, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, ई नहीं मरेगा, ये डिवाइड कर लेगा अपने जैसा एकदम एकदम सेम टू सेम बना देगा। लो तो मरा कहाँ? अरे हम लोग मरते क्यों है, क्योंकि हम लोग कोशिका विभाजन करके अपने जैसा समान सेम टू सेम टू कॉपी नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग मर जाते हैं। बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते हैं? हाँ सर ठीक है, चले आगे रे बचवा, चलिए कोई रोका है सर नहीं। अब देखो तुम लोग को बोल रहा है कि जनन का महत्व क्या है। अरे बचवा देखो, जनन का महत्व तुमको पहले ये पढ़ा दिए कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है, पहले पढ़ा दिए इस पर। दूसरा, जीवों की संख्या बढ़ता है। अब मान लो अभी सिखाए थे ना कि अगर ये 20 गो मान लो कोई जीव है, मान लो ये मानव है, अब बताओ तो अगर ये जनन नहीं करेगा रे बेटवा तो एकर जनन ना करने से क्या होगा, एकर संख्या धीरे धीरे क्या होगा, घट जाएगा। जनन करेगा तो 20 गो से ऊपरे ना जाएगा रे, घटेगा तो नहीं, तो बढ़ता रहेगा। तो देखो यहाँ पे वही लाइन बोल रहा, उसके बाद बोल रहा है जो हम तुमको पढ़ा चुके हैं, कैरेक्टर जो अनुवांशिक, देखो ना जो अनुवांशिक लक्षण होता है जब जनन करेगा तो वो अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाएगा। अब मान लो कि हम जनन ही नहीं करेंगे तो हमार जो बचवा तो होगा ही, जनन नहीं करेंगे तो
अगर हम जनन नहीं करेंगे तो बचवा में हमारा जो बचवा होने वाला होगा उसमें आनुवांशिक, उसमें क्या रे, आनुवांशिक लक्षण कैसे जाएगा, नहीं आ सकता है बचवा रे, इसलिए जनन क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद विविधता उत्पन्न होगा। मान लो हम जनन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक तो बचवा होगा नहीं, अब बचवा होगा ही नहीं, अगर बचवा हुआ होगा नहीं, पर अगर हुआ तो उसमें ना वेरिएशन नहीं आएगा, विविधता नहीं आएगा। तो जनन करने से क्या होता है, विविधता आता है, कोई समस्या है नहीं। और साथ साथ जनन बच्चा हमारा क्या करता है, विकास में सहायता करता है। अब तुम ये वाला लाइन को बचवाड़े समझो। तुम लोग को पता है कि हम लोग चिंपैंजी से बन के आए हैं, तो चिंपैंजी से जो बने हैं, मान लो सी नाम का चिंपैंजी था, इससे हम लोग अभी क्या बन गए, एच नाम के मानव बन गए, एच नाम के क्या बन गए, अरे मानव बन गए। तो ये कब बने, जब ये चिंपैंजी क्या किया होगा, ये चिंपैंजी बार बार क्या किया होगा, ये चिंपैंजी बार बार जनन किया होगा। लंगूर ने बुझा है, तो लंगूर जब बार बार, मान लो लंगूर जब क्या किया होगा, बार बार जनन किया होगा, या तू लोग बोलता है सर हम लोग बानर से बन के आए हैं, तो बानर जब बार बार किया होगा जनन, तब ना जाके मानव बना रे। मान लो यही पे बोलता है कि अब हम जनन नहीं करेंगे, तो क्या मानव हम लोग आगे बन पाते, नहीं बन पाते, तो विकास नहीं होता, एवोल्यूशन नहीं होता। तो यही पॉइंट यहाँ पे तुम लोगों को कह रहा है, बता रहा है। चले रे आगे, चलिए सर आ जाओ रे। अब तू बोलेगा ए सर सबका नोट्स कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाना, कहाँ जाएगा, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ ऐप का लिंक तुमको अभी जो देखेगा वीडियो, और नीचे में डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, जाके तरतरा के खोल लेना और वहां से ऐप डाउनलोड करना, वहां पर तुमको तरतरा की नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब जाओ, आओ अब थोड़ा बचवारे हम लोग पढ़ते हैं जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे सर, अब देखो, अब पढ़ेंगे जनन के प्रकार। ये जो बचवारे जनन होता है ये दो प्रकार का होगा। क्या प्रकार का होगा सर, ये दो प्रकार का होगा। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लैंगिक जनन। अरे बचवा एक क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा लैंगिक जनन। न समझ रहा है, यहाँ भी लिखा है देखो लैंगिक जनन। दूसरा क्या हो जाएगा रे सर, दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। दूसरा क्या हो जाएगा बचवा रे, दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। तुम समझना हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो ये जो लैंगिक जनन होगा रे बचवा, इसमें जनक यानी कि माता पिता, जनक माता पिता, या एकरा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे रे बचवा सर, एकरा अंग्रेजी में बोलेंगे पेरेंट्स। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जो जनक है, पेरेंट्स है, ये कितना रहेंगे रे बचवा, ये दूगो रहेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन जब अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो जनक होगा, यहाँ पे जो पेरेंट्स होगा, वो कितना होगा रे बचवा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। दूसरा का पॉइंट बोल रहा है कि जो लैंगिक जनन होगा, यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है। क्या बोलेगा रे बउआ सर, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा। लेकिन वहीं पे जब अलैंगिक का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे युग्मक नहीं बनेगा। लेकिन अगर बना, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन भी सकता और नहीं बनेगा। अगर नहीं बना तो नहीं बना, अगर बना तो वो जो युग्मक बनेगा वो निषेचन नहीं करेगा। ठीक है रे। तीसरा, अब ये जो लैंगिक जनन है बचवा, ये कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। कैसा होता है सर, ये हो जाएगा आपका जटिल। लेकिन रे बचवा जो अलैंगिक जनन होता है, ये कैसा हो जाएगा, सिंपल, सरल। ये कैसा हो जाएगा रे बचवा सर, ये हो जाएगा आपका सरल। कोनो समस्या है ना है सर? तो जल्दी जल्दी बताओ तो कमेंट में कि जो लैंगिक जनन है इसमें जनक कितना होंगे सर, 2, और अलैंगिक में सर 1। लैंगिक में युग्मक बनेगा, हाँ सर बनेगा, और लैंगिक में बनेगा सर नहीं बनेगा। लैंगिक वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। क्यों सर? अब देखो हम लोग अगर लैंगिक जनन करते हैं, प्रक्रिया कितना बड़ा होता है ना प्रक्रिया, 9 महीना का पूरा प्रेगनेंसी चलता है, तब ना बचवा आता है रे। लेकिन अलैंगिक वाला साधारण है, ये बोलता है इतना प्रोसेस कौन करेगा सर, चट से नहीं हमको बचवा चाहिए। ये चट वाला काम करता है, चट मंगनी पट बिया, ये धीरे धीरे करता है। नहीं समझा? इस पर पूरा क्लियर है, इतना है ना क्लियर रे? हाँ सर। देखो यहाँ पे लिखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 2 प्रकार के क्या होते हैं रे, 2 प्रकार के क्या होते हैं रे सर, 2 प्रकार के होते हैं जनन। चले रे आगे, चलो सर। अब देखो रे बचवा, अब देखो अलैंगिक के बारे में पढ़ाएंगे। आ जाओ रे बचवा, क्या बोल रहा है, अभी ये पढ़ा दिए, बस इस पर लिखा हुआ है ऐसी जनन विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, पढ़ा दिए थे ना। अब तथा युग्मकों का निर्माण या संलयन नहीं होता है। निर्माण हो भी सकता है
नहीं भी होगा, लेकिन युग्मक का अगर निर्माण हो गया संलयन नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। क्लियर है, कोई समस्या है ना है सर। अब इससे उत्पन्न संतान, मान लो कोई भी जीव बछवाड़े क्या किया, तो मान लो कोई ए नाम का या मंगरू, मंगरू में क्या होगा एम, मान लो मंगरू एगो का है रे, मंगरू एगो जीव है, कोई एम नाम का मंगरू, ये मंगरुआ क्या किया, ये अलैंगिक जनन किया। अब जब मंगरुआ अलैंगिक जनन करेगा, इससे जो बछवाड़े संतान उत्पन्न होगा, मंगरुआ का जो बच्चा आएगा, चंगरू आया, ढंगरू आया, मंगरुआ का जो बचवा सब आएगा ना, वो बचवा सब कैसा होगा सर। अब देखो ये जो बचवा सब होगा वो अपने मंगरू से आपस में कैसा होगा, तो आपस में ये आनुवंशिक रूप से एक जैसा होता है। देखो लिखा हुआ है आनुवंशिक रूप से और आकृतिक रूप से क्या होगा, एक जैसा होगा। इस सब का मंगरुआ, चंगरुआ, ढंगरुआ, ये तीनों का आकृतिक भी एक जैसा होगा। ये जो तीनों है रे, ये तीनों जो है, ये तीनों का आनुवंशिक रूप भी क्या होगा, एकदम बराबर होगा। मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकर पास है, जो आनुवंशिक जानकारी एकरा पास होगा, वो इस दोनों के पास भी होगा। और जब ऐसा संतान उत्पन्न होता है तो इसको रे बचवा हम लोग क्या बोलते हैं, को हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं रे बचवा, देखो लिखा होगा ऐसे संतान को क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं रे, तो ऐसे संतान को बछवाड़े हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो क्लोन क्या है, देखो वो जीव जो आनुवंशिक तथा आकृतिक आकार रूप से एक दूसरे आपस में भी तथा जनक के समान हो, उसे क्लोन कहते हैं। अब ये ना बोले थे ई जो बछवाड़े मंगरू है, ये मंगरू ने क्या किया, अरे मंगरू किया सर अलैंगिक जनन। अरे सर मंगरू का किया सर, मंगरू किया रे अलैंगिक जनन। सर अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सर, अरे बचवा अगर अंग्रेजी में बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे बचवा क्या बोलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब मंगरू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अलैंगिक जनन किया, एक जो बचवा आया, जब उस सबको हम लोग देखने के लिए गए तो ई आकृतिक रूप से भी एक जैसा था और आनुवंशिक रूप से भी सब एक जैसा था। तो ऐसा जब होता है तो ऐसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं रे सर, ऐसे संतान को सर क्लोन कहते हैं सर, सर क्लोन कहते हैं। कुनु समस्या बारे क्लियर है कि क्लियरे है, क्लियर है सर। अब देखो अगर इसका पड़ेगा उदाहरण, तो आलू से उत्पन्न पौधे, इष्ट की संतति, क्या बोलेगा रे, इष्ट की संतति, फिर अमीबा की संतति। ठीक है रे, कुनु समस्या है, कुनु समस्या है, कुनु समस्या है रे। चलो ये देखो, ये अपना बेचारा अल्लू एकदम ढा के मोटा गया है, कोई आएगा चपर चपर काट के फट सनी अंदर, नहीं बुझ रहा है। आई ईस्ट में है, आई तो और अमीबा में है, का रे ये सब एक क्या होता है, सब क्लोन है रे, आपस में ये सब का है रे सर, क्लोन। समझ में आया, क्लोन का मतलब सर आकृतिक और सर आनुवंशिक रूप से एक जैसा होगा सर, दोनों संतान भी और साथ साथ अपने अगर उसके जनक से अगर आप तुलना करोगे तो वो सब भी। कोनो समस्या है रे, न है सर। अब देखो, अब बोल रहा है बचवा अलैंगिक जनन की विशेषताएं बताइए सर। देखो अभी तुमको पढ़ा है अलैंगिक जनन में, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक जनक होता है। देखो पहला वाला पॉइंट वही लिखा है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, दूसरा का वाला पॉइंट वही लिखा है। फिर पढ़ाए थे अगर युग्मक बना, जैसे अनिषेक जनन आता है पार्थिनोजेनेसिस, वहां पे युग्मक बन जाता है, तो युग्मक अगर बन गया तो निषेचन कहियो नहीं होगा, यानी कि जो अलैंगिक जनन है बछवाड़े, इसमें निषेचन नहीं हो सकता है। फिर बोल रहा है कोशिका विभाजन मुख्यतः समसूत्री होती है। तुम एक बात समझना, कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, एक होता है अर्धसूत्री, एक क्या होता है, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है रे समसूत्री। एक क्या होता है रे सर, एक होता है समसूत्री, समझना। अब देखो अर्धसूत्री का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है, जो क्या है रे, जो गुणसूत्र है, इसका संख्या क्या हो जाएगा, अर्ध आधा हो जाएगा। इसका संख्या क्या हो जाएगा रे, आधा। अगर कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो उससे उसका गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन जब समसूत्री विभाजन तुम लोग करोगे तो यहाँ पे गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र का संख्या बराबर रहता है, यानी कि इक्वल रहता है। कोई समस्या है। अब तुम लोग देखो
अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होंगे, सुनना, अलैंगिक, एकदम नोट करो, एकदम शांत हो जाओ, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होंगे उसमें विविधता नहीं आ सकती है। क्यों सर? क्योंकि रे विविधता तब आएगी जब कोई भी जीव, अरे क्या करेगा सर, जब वो करेगा अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन यहाँ पे जो अलैंगिक जनन है उसमें होता क्या है, समसूत्री, और अगर समसूत्री विभाजन होगा तो संतान में विविधता नहीं होती है, एकदम रट लो। अब हम लोग का जो बचवा होता है वो हम लोग से एकदम एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक जैसा होता है। अरे एकर नाक जो है ना एकर मम्मी से मिल रहा है, एकर चेहरा का कटिंग एकर पापा से मिल रहा है, तो एक जैसा है, लेकिन उतना पूरा का पूरा एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता में और ओकर बचवा में, मानव में क्या आ गया है, विविधता आ गया है, वेरिएशन आ गया। क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन अलैंगिक में होता है समसूत्री, और समसूत्री जखने होगा विविधता नहीं आएगी। ये तीव्र गति से होता है। अलैंगिक क्या होगा, अरे जल्दी जल्दी, ये बोलता है चट मंगनी चट बिया, फटाफट क्रिया होगा, कर बुझा आ गया। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा जो होगा वो क्या होगी, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। ठीक है रे, कोई समस्या है ना है? चले आगे। अब बोलो, बड़ी मार मारेंगे सर, नहीं पढ़ेंगे तब मारेंगे, ऐसे सर नहीं मारते हैं। ठीक है, ठीक है, आओ। अब बोल रहा है इसका लाभ क्या है रे, अब तुम ही बताओ। ये प्रक्रिया फटाक फटाक होता है तो संतान फटाक फटाक बनेगा, तो कम समय में क्या होगा, ज्यादा संतान मिलेगा अलैंगिक से। आज देखो पहला वाला पॉइंट वही लिखा है रे, पढ़ लेना पढ़ लेना। अब दूसरा, जब लैंगिक करेंगे तो पहले क्या होगा रे, हम लोग में अगर लैंगिक करना है पहले पापा जाएंगे, कन्या पसंद करेंगे। अब बोले, हम लोग बोलेंगे पापा कन्या सुंदर नहीं है, पापा बोलेंगे कोनो बात नहीं बेटा, दूसर कन्या पसंद करेंगे, फिर जाएंगे फिर पसंद करेंगे। ओकर बाद जब पसंद होगा रे तो इंगेजमेंट होगा, ओकर बाद बियाह होगा, तब जाके पूरा लैंगिक जनन का प्रक्रिया होगा, अगर करने का मन है तो। आई अलैंगिक वाला बोलता है हमारा कोनो बियाह दान करने का निडे नहीं है, हमको साथी नहीं चाहिए। तो इका लिखा है, देखो साथी का आवश्यकता एकरा नहीं है रे। ये बोलेगा हमारा साथी से कोई मतलब नहीं है सर, लेकिन हम लोग को तो मतलब है ना रे, अकेले में संतान कैसे पैदा कर लेगा तू सब रे। अब ये पढ़ा, इसमें ऊर्जा क्या होती है, कम खपत होती है। अच्छा, स्थिर वातावरण में अत्यंत सफल विधि है। अब देखो तुम मेरा बात सुनो, मंगरुआ जो है ओकर एगो बचवा दिल्ली में पैदा हुआ, एसी में पैदा लिया, आ चंगरुआ का जो बेटा हुआ ओकर बेटा गौ घर में पैदा हुआ। तो मंगरुआ का बेटा तो जबे माँ के पेट से निकला तबे से एसी में है, आ ओकरा अगर गौ लेके आ जाओ आप ही फट फट छिकेगा। काहे? वो एकदम अस्थिर वातावरण में रहने वाला लड़का बन गया है। ई चंगरुआ का जो बेटवा है ई गौ में लिया जन्म सरकारी अस्पताल में, और बाद पोखरा में कूदा, भैंस के पिठिया पे बैठा, लाठी ताठी खूब चलाया है। एकरा तो बैक्टीरिया सब पहचान लिया है। इसको दिल्ली भेज दो, क्या लिए एकदम नॉर्मल वातावरण है, ये समझा। उधर से मंगरुआ का बेटवा जब दिल्ली से घर आएगा, छी छी करते करते पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वही होता है अलैंगिक जनन में, क्या होता है, वातावरण स्थिर चाहिए, क्योंकि विविधता तो आई नहीं है। अरे विविधता आएगी तब ना लड़ने की क्षमता आएगी रे। वो तो कब आती जब हम करते अर्धसूत्री, ये तो किया समसूत्री। इसलिए बोलता स्थिर वातावरण में अत्यंत सफल विधि है ये, और अगर वातावरण स्थिर नहीं होगा बेटवा तब ये सफल विधि नहीं मानी जाएगी। अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होगा वो मर सकता है। ठीक है, उपयोगी गुण पीढ़ियां तक सुरक्षित रहती है। सही बात है रे सही बात है न रे। अब उपयोगी, मान लो ये मंगरुआ ए अलैंगिक जनन किया, बी और सी बनाया, अब विविधता आएगा ही नहीं, तो जो भी उपयोगी गुण है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहेगा आगे। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा रे, आगे जाते रहेगा। अकर बचवा डी, अकर बचवा ई, तो क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुण आगे जाते रहेगा। क्यों गया आगे वो गुण रे? क्योंकि विविधता नहीं आई, वेरिएशन नहीं आया। वेरिएशन तब आता जब बचवा का होता रे, अर्धसूत्री विभाजन होता। नहीं समझ रहा है सर? क्लियर है? क्लियर है सर? आ जाओ।
अब इसका हानियां क्या है, तब से चिकर चिकर के पढ़ा रहे हैं। आनुवंशिक विविधता का अभाव होता है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अभी पढ़ा है कि परिवर्तित वातावरण में अनुकूलन कठिन है, इसका अभी ना पढ़ा है। अगर वातावरण इसके अनुकूल है तब तो ठीक ठाक रहेगा, अब वातावरण अगर परिवर्तित हो गया तो फिर इसका अनुकूलन बहुत मुश्किल से होता है। इसमें रोग के प्रति संवेदनशीलता अधिक होती है। इसमें क्या होती है, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होगा उसमें रोग के प्रति बछवारे संवेदनशीलता क्या होगा रे, अधिक होगा, और विकास की संभावना कम होगी। अभी ये तुम लोगों को पढ़ा है, क्या होगी, विकास की संभावना कम होगी, क्योंकि विकास तब होता है, इवोल्यूशन तब होता है। अरे चिंपैंजी या बंदर से हम लोग तब बन के आ पाए जब उसने क्या किया, जब उसने किया लैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन किया तब क्या है, विविधता, तब जाके हम लोग न बने हैं। अगर मान लो वो चिंपैंजी या बंदर गलती से करता अलैंगिक वाला, तो अलैंगिक जब वो करता विविधता आता नहीं तो बंदर का बंदर ही बनता चला जाता, लक्षण तो बदलता ही नहीं। समझ रहा है क्या बोल रहा है, उसको क्लियर है सर, क्लियर है। चले आगे आ जाओ। अब बोल रहा है अलैंगिक जनन की विधियां को पढ़ेंगे। पहले हम लोग बचवा पढ़ लेते हैं द्विखंडन। एकरा बचवा अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं रे बचवा, एकरा अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं रे सर, एकरा अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब तुमको इसमें घबराना का तो कोई जरूरत नहीं कि इसमें क्या होता है। देखो द्विखंडन, बाइनरी का मतलब क्या होता है रे, दो। अरे क्या होता है, दो। कोई तुमसे पूछेगा बाइनरी का मतलब क्या होगा तो क्या बोलोगे, सर बाइनरी का मतलब होता है दो। अब देखो क्या है, इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नया जीव बनाता है। अब मान लो, अब तुमको समझाते हैं। मान लो ये क्या है, मान लो ये जनक कोशिका है, मान लो ये क्या है रे सर, मान लिए ये जनक कोशिका है, मान लो। अब मानना ही पड़ेगा, मास्टर साहब बोल रहे हैं। ये जनक कोशिका क्या करेगा रे, अब ये मान लो करेगा द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन। तो द्विखंडन है तो ये क्या करेगा, विभाजन करेगा। अब विभाजन करके ये क्या कर लेगा, ये बना लेगा। ये क्या बना लेगा रे, विभाजन किया और विभाजन करके ये क्या बना लेगा, दो गो क्या बना लिया, दो गो ये क्या बना लिया, अलग जीव। आज धीरे धीरे वृद्धि करेगा और इसके ऐसा ही एक नया दो जीव बन के तैयार हो जाएगा। कोई समस्या नहीं सर, वही लिखा है। देखो इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित, दो समान भाग में क्या हो गया, विभाजित हो गया और प्रत्येक भाग क्या हुआ, वृद्धि करके एक नया जीव को बना लिया। ठीक है रे, आ जाओ। अगर इसका पड़ेगा उदाहरण में क्या होगा, एमीबा और पैरामेशियम, एमीबा और पैरामेशियम। ठीक है रे बचवा, समझ रहा है, ये सब समझ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। अब देखो, अब पढ़ाते हैं कि तुमको इसमें होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि मान लो कोई तुम्हारा जनक कोशिका है, वो जनक कोशिका के अंदर क्या है, अगर ये जनक कोशिका है इसके अंदर क्या होगा रे, केंद्रक। इस जनक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक क्या करेगा, विभाजन करेगा। और जब वो केंद्रक विभाजन करेगा तो वो दो भाग में क्या हो जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा। सुनना पहला पॉइंट, जनक कोशिका के अंदर क्या था, केंद्रक। ये केंद्रक क्या किया रे, ये केंद्रक जो है विभाजित हुआ दो भाग में। क्या हुआ, केंद्रक दो भाग में, केंद्रक जो है बच्चा विभाजित हुआ कितने भाग में, दो भाग में। अब याद रखना, यहाँ पे जो विभाजित हुआ, विभाजन हुआ, वो कैसा हुआ, समसूत्री, यानी कि गुणसूत्र क्या है, एकदम बराबर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है जब वो हो गया तब अब देखो ये केंद्रक है, ये सब क्या होता है, कोशिका द्रव। ये सब क्या है, कोशिका द्रव, यानी कि क्या रे, साइटोप्लाज्म। अरे बोलता नहीं है सर, क्लियर है सर। उसके बाद क्या होगा, जो कोशिका द्रव है वो क्या होगा, वो भी होगा विभाजित दो भाग में। देखो कोशिका द्रव विभाजित होता है, उसके बाद दो नए कोशिका क्या हो गया, निर्माण हो गया और प्रत्येक कोशिका एक नया अमीबा बन जाता है। तुमको मात्र 4 गो स्टेप याद रखना है। पहले सर, जो भी जनक कोशिका होंगे वो जनक कोशिका बचवारे क्या करेंगे, तो वो करेंगे दो भाग में विभाजित, और विभाजित होने के बाद क्या होगा, वो दोनों जो भाग है जो जनक कोशिका के विभाजित करने के बाद आया वो नया नया जीव बन जाएगा। ये मोटा मोटी लैंग्वेज हुआ। अब पूरा अगर प्रक्रिया पढ़ेंगे तो प्रक्रिया बोलेगा सर स्टेप 4 गो। पहला क्या, तो जनक कोशिका के पास जो अंदर में बच्चा रे केंद्रक था, वो केंद्रक क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा और दो भाग में बट जाएगा। उसके बाद उस जनक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव था वो भी दो भाग में क्या होगा, विभाजित, और वो भी दो भाग में बट जाएगा। उसके बाद बोलता है दो नई कोशिका बन जाएगी, क्योंकि दुगो हो गया केंद्रक, दो पार्ट में बट गया कोशिका द्रव,
तो दो नया कोशिका बन गया। अब ये दोनों नया कोशिका एक एक करके क्या बन जाएगा, नया अमीबा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है रे। अब बोलता है देखो, ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे कि जो द्विखंडन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक हुआ साधारण, एक क्या हुआ रे सर, एक हो गया साधारण, समझ रहा है। साधारण का मतलब होता है सिंपल। अब एक होता है सिंपल का मतलब हुआ, मान लो तुम लोग ये अगर अमीबा है, ये अगर क्या है रे, ये अगर अमीबा है, ठीक है। अगर हम सिंपल बोलेंगे तो अमीबा जो है, अब द्विखंड बाइनरी फ्यूजन 3 प्रकार का हुआ। एक हुआ सिंपल, इसका मतलब ये किसी भी एक्सिस में क्या कर जाएगा, विभाजित कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा किसी भी एक्सिस में। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, मान लो लॉन्गिट्यूडनल अगर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, मान लो ये कोई जीव है, जीव क्या, मान लो ये युगलीना है, ठीक है। युगलीना के केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, मान लो हम बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, इसका मतलब इस एक्सिस में इसका क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आगे उदाहरण दिया होगा, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा, पैरामेशियम में भी द्विखंडन होता है, लेकिन ये कैसा होता है, अनुप्रस्थ, यानी कि यहाँ पे ट्रांसवर्स हुआ, ट्रांसवर्स का मतलब होता है इस एक्सिस में ऐसे होगा विभाजन, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ इस एक्सिस में होगा विभाजन, और सिंपल का मतलब हुआ कि किसी भी एक्सिस से उसको विभाजित करोगे तो 2 भाग में बट जाएगा और नया जीव का निर्माण कर लेगा वो। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, तो यहाँ पर देखो पैरामेशियम में द्विखंडन होगा, इसमें विभाजन की निश्चित दिशा होती है। कैसी सर, अनुप्रस्थ विभाजन पाया जाता है, मतलब ऐसे होगा विभाजन इस दिशा में, सुतलकाय दिशा में, बुझ रहा है। उसके बाद 2 नई संतान तो बनती ही बनती है, चाहे विभाजन कैसा भी हो, ऐसा हो या ऐसा हो। ऐसा वाला बोलना लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा वाला ट्रांसवर्स। अमीबा क्या करता है, सिंपल, अमीबा क्या करेगा, सिंपल करेगा। ठीक है रे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। देखो ये क्या है, जनक अमीबा है। पहले देखो इसका अभी पर है, पहले इसका क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस था केंद्रक, वो क्या हुआ, केंद्रक क्या हुआ, 2 पार्ट में धीरे धीरे देखो डिवाइड हो गया। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तेसरका पार्ट में एक जो कोशिका द्रव था अमीबा का, वो भी क्या विभाजित हुआ, और विभाजित होकर ये 2 केंद्रक एक अलग जीव में गया और एक अमीबा के अलग जीव में गया। इतने दूर का केंद्रक, इतने दूर का बच्चा कोशिका द्रव यहाँ गया और इतने दूर का कोशिका द्रव इसमें गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है रे। और देखो एट द एंड क्या हुआ, 2 कोशिका मिल गया तुमको, 2 कोशिका उत्पन्न हो गया। ठीक है रे, आ जाओ ये पढ़ाइए दिए। तो एकदम ध्यान रखना है कि द्विखंडन जो होगा रे, बाइनरी फ्यूजन जो होगा, ये कितना प्रकार का होता है सर, बाइनरी फ्यूजन जो होगा रे बचवा, ये 3 प्रकार का होता है। एगो होता है सिंपल, सिंपल का मतलब क्या हुआ सर, सिंपल का मतलब हुआ सरल, है ना रे। दूसरा प्रकार होगा सर लॉन्गिट्यूडनल, क्या हुआ रे, लॉन्गिट्यूडनल, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तीसरा क्या हुआ रे सर, ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रे। अकरा सर क्या बोलेंगे सर, अनुप्रस्थ, क्या बोलेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है, इसको क्या बोलेंगे रे, अनुप्रस्थ बोलेंगे, है ना रे, नहीं समझा। अकरा सर लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य, चलेगा, चले आगे रे, अनुदैर्ध्य सर, चले आगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सिंपल में क्या बोलेगा, सिंपल का मतलब हुआ कि उसको तुम उस जीव को किसी भी एक्सिस से काट दो, वो क्या होगा, डिवाइड करके 2 नया जीव बन जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में, अभी सिंपल वाला उदाहरण क्या पढ़े रे सर, सिंपल में हम लोग पढ़े अमीबा, अमीबा, ठीक है, सरल में। और अनुदैर्ध्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे युगलीना। उदाहरण क्या होगा रे, युगलीना। और इसमें ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ में तुम लोग क्या पढ़ा, अनुप्रस्थ में एग्जांपल क्या पढ़ा, पैरामेशियम, क्या पढ़ा रे, पैरामेशियम। इसका एग्जांपल तो यहाँ पे लिख ले, लो पैरामेशियम। कोई समस्या है, कोई समस्या है रे, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, क्लियर है। चले आगे, चलिए सर आ जाओ। ये जनक का ये तुमको दिखा रहा है पैरामेशियम में, ठीक है, ये सब तो इजी है सर। आगे चले, अब आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं मुकुलन का, यानी कि किसका बात करेंगे, बडिंग का। अब किसका बात करेंगे रे, अब बात हम लोग करेंगे बडिंग का। देखो देखते हैं कि बडिंग क्या होता है, आ जाओ। इस प्रक्रिया में जनक के शरीर पे एक छोटी सी उभार जैसी संरचना बनती है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। देखो क्या होता है, मान लो तुमको सिंपल समझाते हैं, मान लो हम एक जनक है, ठीक है,
तो जैसे तुम लोग अभी क्या पढ़ रहा है, मुकुलन पढ़ रहा है, यानी कि क्या पढ़ रहा है, बडिंग पढ़ रहा है। अरे क्या पढ़ रहा है, मुकुलन सर बडिंग पढ़ रहे हैं। तो मान लो हम एक जनक है, ठीक है, तो मुकुलन में क्या होगा, मेरे शरीर पे क्या होगा, एक उभार आएगा। मान लो यहाँ पे एक उभार आया, अब ये उभार क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करते एक टाइम के बाद क्या होगा, हमारे शरीर से ये हट जाएगा, और हट के जब ये नीचे गिरेगा तो हमारे जैसा वो एक नया जीव बन जाएगा। ये हम लोग में होता नहीं, हम तुमको एक उदाहरण दिए है, वैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जनक के शरीर पर एक छोटी सी उभार आएगी, है ना रे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुल या कलिका कहते हैं। क्या बोलेंगे, मुकुल या कलिका बोलेंगे। आगे आ जाओ, अब बोल रहा है, पढ़ा दिए, यह धीरे धीरे बढ़ती है और नया जीव बनाती है, धीरे धीरे बढ़ेगी और नया जीव बन जाएगी। फिर उदाहरण में हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा। यहाँ पे तुम लोगों को दिखाते हैं, आ जाओ। अब ईस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं मुकुलन। देखो क्या होगा, कोशिका के सतह पर छोटी कलिका बनती है। पहले क्या होगा, तो कोशिका की सतह पे क्या होगा, छोटी सी कलिका बनेगी, ठीक है। केंद्रक विभाजित होकर एक भाग कलिका में चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो केंद्रक है वो क्या होगा, ईस्ट का जो केंद्रक है वो केंद्रक क्या होगा विभाजित, और वो कहा जाएगा, वो चला जाएगा कलिका। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कालिका वृद्धि करती है और परिपक्व होकर वो अलग हो जाती है, और अलग होकर वो एक नया जीव, नया ईस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे असमान विभाजन होता है। विभाजन कैसा होगा, असमान होगा। यहाँ पे तुम लोग डायग्राम में देखो, बढ़िया समझेगा। देखो, ये मान लो जनन कोशिका है, या फिर ये मान लो जनक का कोशिका है। क्या है, ये मान लो रे बचवा सब, जनक का सर कोशिका है। ये पहले क्या करेगा, इसके ऊपर देखो, ये छोटा सा क्या आया, बड आया, कलिका आया, इसको हम क्या बोलते हैं, बड कलिका आया। उसके बाद इसके अंदर में जो उपस्थित क्या था रे, केंद्रक था, वो केंद्रक क्या करेगा, विभाजित होगा, और विभाजित होगा तो एक केंद्रक दो केंद्रक बना, तो एक केंद्रक तो रह जाएगा जनक कोशिका में, एक कहाँ पहुंच जाएगा, एक कलिका में पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे ये कलिका, ये बड क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद ये जो ईस्ट का जनक कोशिका था उससे टूट के यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टूट के ये नीचे गिर जाएगा और एक नया ईस्ट ये बन जाएगा। कोई समस्या है सर? सर यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब ये हाइड्रा में भी है, यहाँ पे ये प्रक्रिया एकदम का एकदम क्या होता है रे, सेम ही होता है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात तुमको नहीं आएगी, एकदम सेम होगा। यहाँ पे देखो, आगे हम लोग चलते हैं अब, बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। अब इसको समझना बड़े अच्छे से। मल्टीपल फ्यूजन या फिर बहुखंडन में क्या होता है, एक जनक कोशिका कई बार विभाजित होकर अनेक संतान उत्पन्न करती है। सिंपल बोलना है सर, बहुखंडन, वर्ड देखो, बहुखंडन। बहुखंडन में एकदम तुमको याद करना है कि एक जनक कोशिका क्या करेगा, कई बार क्या करेगा, विभाजन, कई बार क्या करेगा, विभाजन, और फिर अनेक बहुत सारे संतान को उत्पन्न करती है। अगर उदाहरण में देखो, उदाहरण में क्या हो जाएगा रे, प्लाज्मोडियम, जिससे तुम लोग क्या होता है, मलेरिया। लेकिन यहां पे हम लोग एक उदाहरण डाल सकते हैं, अमीबा। याद रखना, उदाहरण तो हो गया प्लाज्मोडियम, लेकिन अमीबा भी ये मल्टीपल फ्यूजन यानी कि बहुखंडन करता है। कब, ये कब, सवाल देखो, कब करेगा, अमीबा तब करता है जब इसके अनुकूल वातावरण इसको नहीं मिलता है, तब ये क्या करेगा, बहुखंडन करेगा। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमने तुमको अभी तक क्या समझाया रे, हमने तुमको अभी तक समझाया 3 चीज। पहला तुमको क्या समझाया, पहला हम तुमको समझा चुके हैं क्या, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, एक कोशिका, जनक कोशिका क्या होगा, विभाजित करेगा, उससे 2 कोशिका बनेगा, और वो दोनों कोशिका धीरे धीरे उसी जो जनक कोशिका जो जीव था वही जीव वो 2 कोशिका बन जाएगा। उसमें प्रक्रिया चलता है, पहले उसका क्या होगा, जनक कोशिका का केंद्रक विभाजित होगा, वो 2 केंद्रक बनेगा, फिर कोशिका द्रव विभाजित होगा, वो 2 कोशिका द्रव में जाएगा, और एक जीव के पास एक कोशिका द्रव और एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक, दूसरे के पास दूसरा कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक, और वो दोनों एक नया जीव बन जाएगा। ये हो गया तुमको क्या, बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन। फिर हम बात किए बडिंग का। अरे अब ये ना बात किए रे, देखो ना रे, अब ये ना हम लोग बात किए हैं मुकुलन का। मुकुलन में क्या हुआ, मुकुलन में क्या हुआ रे, मुकुलन में क्या हुआ कि मान लो कोई एक जनक कोशिका था, ठीक है, उसके शरीर के ऊपर क्या हुआ, एक छोटा सा उभार आया, यानी कि उसको हम लोग बड बोलते हैं। क्या आया, उभार, जिसको हम लोग बड बोलते हैं या फिर मुकुल बोलते हैं। उसके बाद
वो जनक कोशिका के अंदर जो उपस्थित बचवा क्या था, केंद्रक था, वो केंद्रक क्या किया, विभाजित, केंद्रक क्या किया, विभाजित, और कहां पहुंच गया, एक पहुंच गया उस मुकुल में, बड में, और एक तो जनक कोशिका के पास ही था। अब धीरे धीरे मुकुल और बड क्या किया, ग्रो करता गया, वृद्धि करता गया और उस जनक कोशिका से डिटैच हो गया, अलग हो गया, और अलग होकर एक नया जीव बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हम लोग क्या बात किए, तीसरा हम लोग बात किए हैं मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक जनक कोशिका कई बार करेगा विभाजित, और जब वो कई बार करेगा विभाजित तो अनेक संतान उत्पन्न होंगे। कहां होता है, उदाहरण याद करना, प्लाज्मोडियम में, हाँ, और अमीबा भी करता है, लेकिन कब करेगा, जब उसके अनुकूल उसको वातावरण नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 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 देखो, ये हम लोग बात कर रहे हैं, बचवारे किसमें, तो सर ये बात हो रहा है अमीबा में। अब देखो, देखते रहो क्या होगा। मान लो अमीबा को जनन करने के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए था, वो अनुकूल वातावरण अगर नहीं मिला, प्रतिकूल वातावरण मिल गया, तो अमीबा क्या करता है, सबसे पहले भाई एक कोशिकीय जीव है अमीबा, तो उसके बाहर क्या होगा, रे एक अस्तर बनेगा। क्या बनेगा, एक अस्तर बनेगा। उस अस्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट। ये सिस्ट क्या करता है, अमीबा को उसके प्रतिकूल वातावरण में बचा के रखता है। इसको हम लोग प्रोटेक्टिव अस्तर बोलते हैं, बचाव के रखता है, प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या होगा, फिर अब इसके अंदर ये जो एक कोशिकीय जीव था अमीबा, ये अब क्या करेगा, कई बार विभाजित करेगा। अब बहुत सारा संतान को देखो, बहुत सारा संतान को उत्पन्न करके रख लिया ना। और जब इसको इसके अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो ये जो बाहर में, इसके बाहर एगो प्रोटेक्टिव लेयर अस्तर बना था जो इसका बचाव कर रहा था इसके प्रतिकूल वातावरण में, वह फट जाएगा और इससे बहुत सारा अमीबा क्या होगा, रे बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है सर? नहीं। अब देखो, अब जिस प्रक्रिया से मान लो ये अमीबा था, ठीक है, ये अमीबा था, जिस प्रक्रिया से इसके बाहर क्या बना, वो प्रोटेक्टिव अस्तर यानी कि सिस्ट बना, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुटी भवन यानी कि इनसिस्टमेंट। सुनना, जिस प्रक्रिया से अमीबा के बाहर प्रोटेक्टिव अस्तर बना जो इसको बचा के रखता है इसके प्रतिकूल वातावरण में, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पुटी भवन यानी कि इनसिस्टमेंट। कोई समस्या है? देखो यहाँ पे वही चीज लिखा होगा, अमीबा अपने चारों ओर एक कठोर स्तरीय आवरण बना लेता है, ठीक है, वही है सिस्ट। इस संरचना को पुट्टी सिस्ट कहते हैं, अभी तुमको पढ़ा दिए हैं। ये कब होगा, जब उसको वातावरण प्रतिकूल मिलेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब बोलता है, अब मान लो कि वातावरण ये यहाँ पे क्या था, सिस्ट बन गया। ये यहाँ पे क्या था, रे सिस्ट था, यानी कि सिस्ट को अंग्रेजी में क्या बोलेगा, हिंदी में क्या बोलेगा, रे पुट्टी। हाँ, अब मान लो ये कब है, ये डायग्राम तब का है जब वातावरण कैसा है, रे प्रतिकूल। अनुकूल वातावरण जब आएगा तो मान लो अंदर में ही क्या कर रहा है, अंदर में ही खूब डिवाइड कर रहा है, जो इसका जनक कोशिका खूब डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है, अपना नंबर को खूब बढ़ा रहा है। आज जखने का होगा, मान लो यहाँ पे नंबर खूब बढ़ रहा है, जनक कोशिका विभाजन किया और अमीबा का नंबर खूब बढ़ा। अब क्या होगा, अब मान लो रे बचवा, अनुकूल वातावरण आया। क्या आया, अनुकूल वातावरण आया। अब आ गया वातावरण अनुकूल। और जब अनुकूल वातावरण आएगा तो ये जो बाहर का अस्तर जो इसको बचा रहा था, वो अस्तर अब क्या हो जाएगा, रे वो अब सिस्ट, जो कि हम पुट्टी जिसको कह रहे थे, ये पुट्टी फट जाएगा और इसके बाहर सारे के सारे संतान आ जाएंगे। समझ रहा है? तो जिस प्रक्रिया से पुट्टी बना, सिस्ट बना, उसको तुमने क्या कहा, इनसिस्टमेंट। और जिस प्रक्रिया से ये सिस्ट फटेगा, कब फटेगा, जब अमीबा को भाई क्या होगा, तो अनुकूलन वातावरण मिलेगा। जब फटेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको इन बोले, इसको बोलेंगे एक्सिस्टमेंट। कोनो समस्या है? क्या बोलेगा सर, इसको बोलेंगे एक्सिस्टमेंट। क्या दिक्कत है रे बचवा, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या बोलेंगे सर, एक्सिस्टमेंट। चले ना आगे रे,
अरे चले कि नहीं बोलो ना रे, कोनो दिक्कत है? अरे कोनो दिक्कत है यहाँ तक? हाँ असो एकर अंग्रेजी हिंदी लो लो लो, एकर हिंदी एकरा क्या बोला? पुट्टी भवन। एकरा क्या बोलेंगे? पुट्टी स फटन, पुट्टी स फटन। खत्म कहानी, खत्म कहानी। चले आगे, चलिए सर आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बात करते हैं प्रक्रिया कैसे होता है। देखो अमीबा के पास क्या होता है? अमीबा के पास होता है पादव, पादव होता है। प्लाज्मो तुमको अमीबा के पास होता है पादव, सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया पहले क्या होगा? अंदर आएगा, सिकुड़ जाएगा, एकदम विड्रॉल कर लिया जाएगा उसको। देखो ना संकुचित हो जाता है। कौन? सूडोपोडिया क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, यानी कि पादव क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। उसके बाद उसके बाहर क्या बन जाएगा? कठोर आवरण, सिस्ट बन गया। और उसके बाद जीव निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। अब फिर जब उसको वातावरण उसके अनुकूलन का मिलेगा, वो सिस्ट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और वहां से अंदर में चलते रहता है क्या? मल्टीपल फिजन। फटा, बाहर आया और फिर वो नया संतान बन जाएगा। कोई समस्याएं नहीं है सर। अब देखो लाभ क्या है? तो प्रतिकूल परिस्थितियां में सुरक्षा इससे मिलता है। इतना तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है रे? आ जाओ आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बोल रहा है अनुकूलन परिस्थितियां, सब पढ़ा दिए, वही सब चीज लिखा हुआ है। पुटी के भीतर केंद्रक कई बार विभाजित होता है, पढ़ा दिए थे। उसके बाद अनेक सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, पढ़ा दिए थे। पुट्टी फट जाती है कब? अनुकूल वातावरण जब होगा, बीजाणु बाहर निकल जाएंगे और प्रत्येक बीजाणु नए अमीबा बन जाता है, ठीक है? स्पोरोफोरेशन हो गया, ठीक है रे बचवा? चले आगे, आ जाओ। ये सब उसका चित्र है, अब देख लेना एकरा। कुछो नहीं है, खूब बढ़िया चित्र बना के दिया, देख रहा है? देख रहा है रे? खूब बढ़िया चित्र बना है, इसको एक बार मजा आ जाएगा देख के। सब पढ़ा दिए तुम, एक बार देखो यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन बॉल बॉक्स है, देख रहा है रे? ये क्या? न्यूक्लियर झिल्ली विघटित होती हुई दिख रही है तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहा है, नहीं बन रहा है? फिर यहाँ पे देखो ये क्या बन गया? धीरे धीरे बीजाणु बन गया। और जब इसको अनुकूलन वातावरण मिला, ये क्या होगा? फटा, बीजाणु, अमीबा का बीजाणु बाहर निकला, और निकलते ही वो पूरा का पूरा नया नया जीव बना लिया, ठीक है? आ जाओ। अब बात करते हैं बीजाणु जनन का। ई का होता है, देखो बीजाणुओं द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन बीजाणु जनन कहलाता है। बोल रहा है बीजाणु द्वारा होने वाला। बीजाणु का मतलब क्या होता है? बीजाणु का मतलब होता है स्पोर। क्या होता है रे? स्पोर। तो बीजाणु द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन, ऐसा अलैंगिक जनन जो बीजाणु द्वारा हो रहा होगा बचवारे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन कह के बुलाएंगे, ठीक है? फिर बोल रहा है बीजाणुओं की विशेषता क्या होती है? स्पोर की विशेषता क्या होती है? आ जाओ देखते हैं। सूक्ष्म होता है, हल्का होता है, प्रतिरोधी होता है और आसानी से फैलने वाला होता है, ठीक है? इतना देख लेना है। आगे आ जाओ। आगे बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा स्पोर है, ये तुम्हारा क्या? यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा स्पोर है, बीजाणु है। वो बीजाणु अलग अलग प्रकार का होता है। हम अभी 3 प्रकार का बीजाणु के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है जू स्पोर। एक क्या होता है? जू स्पोर। क्या होता है गोरे? जू स्पोर। अब ये क्या है? ये चाल्यमान बीजाणु होता है, मतलब ये चल सकता है, मोटाइल होता है। ये कैसा होता है रे? मोटाइल, ठीक है? अब मोटाइल कोई चीज कब तब होगा जब इसके पास क्या रहेगा? प्रेजेंट फ्लैजिला। क्या रहेगा? प्रेजेंट फ्लैजिला। देखो यहाँ पे लिखा है। अब पहले पूछेगा कि जू स्पोर कहाँ बनता है? ये बनता है एल्गी में। कौन सा एल्गी? तो क्लेमाइडोमोनास। कहाँ बनेगा रे? क्लेमाइडोमोनास में ये बनता है। ये एल्गी है एक तरह का। विशेषताएं क्या है? तो ये तुम्हारा क्या होगा? कशाभिकाएं होती है। इसके पास क्या होता है? कशाभिकाएं, यानी कि इसके पास क्या है? फ्लैजिला है। क्या है रे? फ्लैजिला है। क्या इसके पास? फ्लैजिला होगा और जल में तैर सकता है। तो याद रखना कि ये जो जू स्पोर होगा इसके पास क्या है? फ्लैजिला है, यानी कि कशाभिकाएं है। ये कशाभिकाएं, ये फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? इस जू स्पोर को तैरने में हेल्प करता है। समझ रहा है क्या बोल रहा है? तैरने में हेल्प करता है ये, ठीक है? दूसरा आ जाओ। दूसरा अगर याद रखना, ये जू स्पोर जो बनता है रे, ये किस में बनेगा सर? ये बनेगा शैवाल में। शैवाल का मतलब पता है रे? एल्गी में। कहाँ बनेगा? एल्गी में। और कौन सा एल्गी में बनेगा? ये बनेगा तुमको ग्रीन। ये कहाँ मिलेगा? ग्रीन और साथ साथ ब्राउन एल्गी में। ये जो जू स्पोर होता है ये तुमको रेड एल्गी में, लाल शैवाल में देखने को नहीं मिलेगा। लाल शैवाल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है?
कोई दिक्कत है? ये इसका क्या है? फ्लैजिला है। ये क्या है इसका? फ्लैजिला। कसाफिकाएं हैं ये फ्लैजिला। यह इसको चलने में क्या करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मोटिलिटी देता है यही। ठीक है, आ जाओ। अब तुम लोग बोलेगा कि सर जूस्पोर बना कैसे? तो ये जो एल्गी है बच्चा, ये सवाल जो है ये तुमको करता है माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन करके ये क्या करेगा? इस जूस्पोर का ये निर्माण करता है। ठीक है रे, चले आगे, आ जाओ। अब दूसरे प्रकार का देखो स्पोर जो वो कौन है? कोनिडिया है। कौन है? कोनिडिया है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है ना फ्लैजिला नहीं था, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला था। ये जो स्पोर है इसमें फ्लैजिला है, ये इसमें क्या है? फ्लैजिला है, यानी कि कसाभिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पे कसाभिकाएं तुमको नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कोनिडिया में, अगर कोनिडिया में तुम लोग देखेगा तो कोनिडिया में क्या होता है? ये भी एक प्रकार का स्पोर ही है, ये भी एक प्रकार का स्पोर ही है, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, ये अचल बीजाणु है। फ्लैजिला ने चल नहीं पाएगा तो अचल बीजाणु है। उदाहरण क्या हो जाएगा? तो पेनिसिलियम। क्या हो जाएगा उदाहरण बचवारे? पेनिसिलियम सर। विशेषताएं क्या है? ये वायु द्वारा फैलता है और शुष्क वातावरण में इसका टिकाव होता है। ठीक है, इतना याद रखना। दो तरह का क्या हो गया तुम्हारे? स्पोर हो गए। ठीक है, अब आता है बात रीजेनरेशन। क्या आता है बात? ये इसका मतलब क्या होता है? जब किसी जीव, मान लो जैसे छिपकली को देखो तुम लोग, देखना छिपकली का कभी जब तुम उसको मारेगा तो मान लो गलती से उसका पूंछ जो है टेल, वो टेल कट गया, तो उस टेल में इतना पावर होता है, उस टेल तो जो कटा वो चल गया, लेकिन कटने के बाद जो टेल बचा, छिपकली बचा, उसमें इतना पावर होता है कि वो जो कटा हुआ टेल था उसको वो फिर से बना लेगा, नया बना लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रे? रीजनरेशन बोल के बुलाते हैं, यानी कि पुनरुद्भवन कह के बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे? पुनर्भवन कह के इसको बुलाते हैं। तो जब किसी भी जीव का कटा हुआ क्षतिग्रस्त भाग दोबारा बन जाए तो इस प्रक्रिया को या तो पुनर्जनन कह के बुला लो। यार यहाँ पे देखो क्या बुला लो इसको? पुनर्जनन कह के बुला लो। ठीक है, पुनर्जनन कह के बुला लो, या इसको और क्या बुला लो? तो पुनरुद्भवन कह के बुला लो। ठीक है, चले आगे रे, चले आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उदाहरण में क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया और स्टारफिश। ठीक है, ठीक है ना रे? हाँ सर, ठीक है, आ जाओ। अब चलते हैं, इसका सर महत्व क्या है? इसका सर रीजनरेशन का महत्व क्या होता है? पहला, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत कर लेगा और यहाँ पे जीवित रहने में ये सहायता करता है। मान लो गलती से छिपकली का पूंछ कट गया, अब छिपकली का जो अगर पूंछ कट जाएगा रे बेटवा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो मर जाएगा, थोड़ी ना मर जाएगा, फिर से छिपकली उसको बना लेगी, अब बना लेगी तो फिर जिंदा हो जाएगी। कोई समस्या है? ना है सर। चले आगे, चलो सर आ जाओ। अब बात करते हैं खंडन का, यानी कि फ्रेगमेंटेशन का बात करते हैं। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जब किसी जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, जब किसी भी, मान लो ये कोई जीव है, ये मान लो कोई जीव है, ठीक है, अब इस जीव का शरीर क्या हो गया? तो कई टुकड़ों में टूट गया। जब ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा तो ये जो टुकड़ा है रे बचवा, इसमें इतना पावर होता है कि ये इसके तरह एक नया जीव बन जाता है। तो किसी भी जीव का शरीर अगर कई टुकड़ों में टूटा तो वो जो टुकड़ा है वो क्या करेगा? नया जीव को बना सकता है। न बुझ रहा है? न बुझ रहा है, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा रे? उदाहरण हो जाएगा सर स्पाइरोगैरा। चले का रे बचवा? चलिए सर, आ जाओ। अब आता है बात कायिक प्रवर्धन। क्या आता है बात रे? कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हम लोग बात करेंगे। आ जाओ देखते हैं। पादप में कायिक भागों द्वारा नए पौधे का निर्माण को कायिक प्रवर्धन कहलाता है। मान लो कि पौधे में, किसी भी पौधे में जो कायिक भाग है, जैसे कि तुम्हारा हो गया जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या है? कायिक भाग है। उससे अगर क्या होगा? नया पौधा का निर्माण हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन कह के बुलाएंगे, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह के इसे बुलाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब इसका विशेषताएं देखो क्या होती है? इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होती है? इसमें बीज नहीं चाहिए। जैसे तुम लोग याद करो कि जब तुम लोग आलू उपजाता है तो आलू में तुमको बीज लगता है, नहीं? वही आलू पकड़ते हैं, उसको आधा आलू काट देते हैं और गाड़ देते हैं तो नया आलू बन जाता है, बनता है ना? वो किसका उदाहरण है? वो सब क्या है रे? वो सब
कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो संतान बनेगा वो आपस में क्या होगा, क्लोन कोलोन पहले पढ़ा दिए। अब ये तीव्र वृद्धि होती है, इसका वृद्धि क्या होगी, तीव्र गति से होगी। फिर कम समय में अधिक पौधा प्राप्त होगा, इससे क्या होगा, तो बहुत कम समय में अधिक पौधा प्राप्त होता है और कृषि में अत्यंत उपयोगी है। ये हम लोग के भाषा में खेती बाड़ी में ये अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। चले न रे, चलिए सर, ई देखो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहाँ हो रहा है, अल्लू में। अल्लू में किसके द्वारा होगा, अरे तने के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, तने के द्वारा होगा, कंद द्वारा होगा। और आंखों से नया पौधा, ये देखो लग रहा है आंख है, आंखों से क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा। अब आ जाओ दूसरा, तने के द्वारा किसमें हुआ पूछेगा, तने के द्वारा किसमें हुआ तो क्या बोलोगे, आलू में। उसके बाद अदरक में क्या होता है, प्रकंद के द्वारा होगा। केला में क्या होगा, तो भूमिगत तने के द्वारा होगा। देख रहा है सब में क्या हो रहा है, तो या तो जड़ से, या तो तने से, या तो कहां से बन रहा है, देखो अभी ने पढ़ा है रे, या तो जड़ से बनेगा, या तो कहां से बनेगा, तना से, या तो पत्ती से बनेगा। तो पूछेगा तने के द्वारा किसमें हुआ, तो बोल देना आलू में हुआ। और किसमें हुआ, तो भूमिगत तने केला में हुआ। और अदरक में किससे हुआ, तो प्रकंद द्वारा हुआ, ठीक है। उसको अगर पत्ती द्वारा पूछेगा तो एक होता है बच्चा ब्रायोफिलम, क्या होता है, एक होता है ब्रायोफिलम। उसमें क्या होता है, पत्ती के कट्टे के किनारे पर क्या होगा, तो कालिकाएं बनती है। देखो ये क्या बन गया, कालिका बना, बर्ड बना। अब ये बर्ड क्या करेगा, इससे एक नया पौधा बन जाएगा। इस बर्ड से क्या होगा, नया पौधा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चले, अरे बहुत इजी है ये सब चीज। अब कुछ हम लोग पढ़ेंगे विशेष संरचना है, जैसे अगेव किसमें होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है। इसमें क्या होगा, तो बुलबिल द्वारा होगा ये। अब जल हाइसिंथ, ये क्या होता है, ये भूस्तरीय द्वारा द्रव्य वृद्धि। इसमें क्या होगा रे, भूस्तरीय द्वारा, किसके द्वारा, तो भूस्तरीय द्वारा द्रव्य वृद्धि होगा, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ। अब वाटर हाइसिंथ का अगर बात करेंगे, जल हाइसिंथ का अगर बचवा बात करेंगे हम लोग, तो इसको अगर देखो, इसका विशेषता ये है कि ये तीव्र गति से बढ़ने वाला जल, ये जल में रहने वाला ये क्या है, तो तुमको जल में रहने वाला ये तीव्र गति से बढ़ने वाला ये एक पौधा होता है, तीव्र गति से बढ़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसमें उसको हम लोग कहते हैं बंगाल का टेढ़ ऑफ बंगाल ये कहलाता है, क्योंकि अब तीव्र गति से बढ़ेगा तो पूरा का पूरा क्या करेगा, पानी को ही कवर कर लेता है। क्या करेगा, पूरा का पूरा पानी को ही कवर कर लेगा। देख रहा है इसको, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, पानी को कवर कर लेगा, ठीक है। हानियां क्या है, तो जल पूरा पानी के पूरा ऊपर की तरफ चल गया, तो जल के अंदर जो बच्चा एक्वेटिक एनिमल है उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, मछलियां की मृत्यु हो जाएगी, जलाशय तुम्हारा ढक जाएगा और जल प्रदूषण बढ़ा देता है। इसलिए उसको बोलते हैं टेढ़ ऑफ बंगाल, बंगाल की आतंक है ये। हाँ आ जाओ, अब चलते हैं स्पंज में ऐसे क्या बनता है, गैम्यूल। ये भी एक तरह का क्या है, स्पोरी है। गैम्यूल भी एक तरह का स्पोरी है। ये क्या बनता है, स्पंज में। लेकिन ध्यान रखना, ये स्पंज में ये क्या है, तो ये अंदर आंतरिक बड है। ये क्या है रे, आंतरिक बड है। ये अंदर की तरफ बनने वाला बड है। ये क्या है, तो आंतरिक बड है, समझ रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहती है, इसका विशेषता है अगर पढ़ेंगे। और अनुकूल परिस्थितियों में नया स्पंज बनाती है। तुम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि गैम्यूल्स क्या है। एक तो यहाँ पे लिखा है स्पंज में कठोर संरचनाएं बनती है, इसे गैम्यूल कहते हैं। और ये गैम्यूल आंतरिक बड है। ये क्या है रे, आंतरिक बड है, ठीक है। आ जाओ सर, अब देखते हैं अलैंगिक जनन संरचना है, ठीक है रे बच्चा। अब मान लो हम मान लेते हैं जीव का, तो जीव इधर जीव है, इधर संरचना है। जैसे मान लो क्लेमाइडोमोनास में तो जूस्पोर बना, उसको पेनिसिलियम में कोनिडिया बना, हाइड्रा में कलिका, और स्पंज में गैम्यूल। तो ये सब चीज यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। आसान है, कोई भारी नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। अब बोलता है अलैंगिक जनन का जैविक महत्व क्या है। तो पहला हो गया तीव्र संख्या में वृद्धि। पहला क्या हो गया, तीव्र संख्या में वृद्धि होता ही है। कम ऊर्जा पहले ही पढ़ा दिए। फिर स्थिर वातावरण में सफलता, वातावरण अगर बदल नहीं रहा है तो वहां पे इसको सफलता मिलेगा। और उपयोगी गुणों का संरक्षण, क्या होगा, उपयोगी गुण का संरक्षण होगा। ये तुमको स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ा चुके हैं, जब पढ़ा रहे थे, इसको स्टार्ट किए थे तब। एक बार तुम लोग वहां पे ठीक से देखना, ठीक है। अब आ जाओ बात प्रतिकूल परिस्थितियां एवं लैंगिक जनन। अब शैवाल एवं फंजाई का बात करेंगे, तो अनुकूल परिस्थितियां में ये अलैंगिक जनन करेगा
और प्रतिकूल में क्या करेगा, लैंगिक करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर शैवाल और फंजाई का बात करेंगे तो ये अनुकूल परिस्थितियां में जनन कैसा करेंगे, अलैंगिक, और प्रतिकूल में कैसा करेंगे, लैंगिक करेंगे। बड़ा खतरनाक कहानी है। कारण क्या है, तो लैंगिक जनन से विविधता उत्पन्न होती है। भाई पता है तुमको भी, अगर लैंगिक जनन होगा तो वहां से क्या होगी, विविधता उत्पन्न होती है। दूसरा बोलता है विविधता अनुकूलन में सहायता करती है। पढ़ा दिए थे, शुरुआत में ही पढ़ा है कि विविधता होगा तो अनुकूलन में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा, और जीवों की उत्तरजीविता क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। एकदम सिंपल सिंपल चीज है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब ई लो 51% में, अब ये बताए 51% में क्या मिलेगा, पूरे साल लाइव क्लास, टॉपर का नोट मिलेगा, तू लोग को डीपीपी मिलेगा रे, इंस्टेंट तुरंत डॉट सॉल्व। तू लोग को अगर पढ़ते टाइम कोई समस्या आ गया उसका समाधान तुरंत मिलेगा, टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, और तुम लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ये हमारी बच्चियां सब है जो सब क्या कर चुकी है, ऑलरेडी यूपी बोर्ड में टॉप कर चुकी है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये लोग टॉप करके दिखा चुकी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अलैंगिक तो पूरा हो गया, अब हम लोग बात करें किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे बचवा लैंगिक जनन के बारे में। हम लोग का बात किसमें होगा, लैंगिक जनन के बारे में होगा। देखते हैं ये सब क्या बोलता है। और सब तुम पहले ये पढ़ लिया, तुमको पहले ये पढ़ा है कि लैंगिक जनन में क्या होगा। वह अलैंगिक में तो एक जनक चाहिए था, यहाँ पे जनक 2 होंगे, और दोनों जनक जो होंगे वो विपरीत लिंगी होंगे। कैसे होंगे, विपरीत लिंगी, एक होगा मेल एक होगा फीमेल, और यहाँ पे युग्मक बनेगा, और बनने के साथ साथ यहाँ पे युग्मक का क्या होगा, निषेचन भी होगा। कोनो समस्या है, ना है सर। कोनो समस्या है, ना है सर। अब बोल रहा है यह प्रक्रिया पहले पढ़ा है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स, धीमी होती है, धीरे धीरे होती है, और इसमें ऊर्जा की दृष्टिकोण से ये थोड़ा महंगी है। इसमें ऊर्जा खपत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एकदम तुमको सिंपल याद रखना है कि सर जो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन में क्या होगा, तो जनक कितने होंगे, जनक हो जाएंगे सर 2। युग्मक बनेगा सर, हाँ सर युग्मक बनेगा सर। युग्मक का संलयन होगा, निषेचन होगा, हाँ सर होगा। कैसा प्रक्रिया है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, धीमा है, धीरे धीरे होता है, और अगर ऊर्जा के तुलना में देखेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। ठीक है रे, हाँ सर। अब आ जाओ, अगर इसके विशेषताएं पढ़े, पहले पढ़ा दिए, यहाँ पे 2 जनक होगा, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब अलैंगिक वाला में समसूत्री विभाजन हो रहा था, लेकिन यहाँ विभाजन कैसा है, अर्धसूत्री, यानी कि गुणसूत्र का नंबर क्या होगा रे सर, आधा हो जाएगा। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया भी चलेगी, युग्मनज का निर्माण भी होगा, यानी कि जैगोट बनेगा, भ्रूण का विकास भी होगा रे, और साथ साथ आनुवंशिक विविधता भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्लियर है कि क्लियरे है रे सर, क्लियर है। अब आ जाओ, अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। अरे यार, अगर लैंगिक जनन अगर होगा तो आनुवंशिक विविधता आएंगे, यही तो लिखा हुआ है। उसके साथ साथ जब अगर विविधता आ गया तो जीव, अगर जीव को भाई वातावरण में कोई बदलाव आया तो उससे क्या होगा, सहायता मिलेगा। ठीक है, विकास होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। किसमें, जो ऐसा जीव जो क्या कर रहा है, लैंगिक जनन करके संतान उत्पन्न कर रहा है, और नई जातियों के निर्माण में भी सहायता होगी। ठीक है रे, आ जाओ। अब पढ़ते हैं जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या क्या होता है। जीवों में, जो जीव है उनके जीवन में मुख्यतः कितने अवस्था आएंगे, 3 आएंगे। पहला क्या होता है, किशोरावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रावस्था। दूसरा होता है जनन प्रावस्था, और तीसरा होता है जीर्णता यानी कि वृद्धावस्था। ठीक है रे, यानी कि वृद्धावस्था। तो किसी भी जीव में तीन तरह का अवस्था आता है। कितने तरह का अवस्था आएगा, 3 तरह का अवस्था आएगा। एक आएगा किशोरावस्था, दूसरा आएगा जनन प्रावस्था, तीसरा आएगा जीर्णता। ये 3 तरह का प्रावस्था किसी भी जीव में आता है। अब तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं क्या क्या होता है। अब देखो, किशोरावस्था में क्या होता है, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। यह वृद्धि की अवस्था होती है जिसमें जीव लैंगिक रूप से अपरिपक्व होता है। ये बोल रहा है कि एक तरह का क्या है, वृद्धि का अवस्था होती है, वृद्धि हो रहा है इसमें, लेकिन जीव जो है वो लैंगिक रूप से क्या है, अपरिपक्व है। यह वृद्धि का अवस्था है, लेकिन जीव अलैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से क्या होगा रे, तो परिपक्व, अपरिपक्व होता है। ठीक है, फिर
अगर इसका विशेषता पढ़े तो शरीर की वृद्धि, जनन अंगों का विकास, इसमें क्या क्या होगा, शरीर की वृद्धि होगी, जनन अंगों का विकास होगा। लेकिन तुमको ध्यान रखना है इस किशोरावस्था में रे युग्मक का निर्माण, युग्मक का मतलब गैमीट का निर्माण नहीं होगा। कोनो समस्या ना है सर। उसके बाद पादपों में इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कायिक प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसी भी जीव में 3 तरह का अवस्था होता है। क्या, कौन कौन सा सर, किशोरावस्था, जनन प्रावस्था और जीर्णता। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है, ये एक तरह का वृद्धि का अवस्था है, लेकिन जो जीव होगा वो लैंगिक रूप से अपरिपक्व होगा। इसका विशेषता है क्या, शरीर की वृद्धि होगी, जनन अंगों का विकास होगा, लेकिन युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और इसे अगर हम पादप में बात करेंगे, इसे पादप में हम लोग क्या कहते हैं, प्रावस्था कह के, कायिक प्रावस्था कह के बुलाते हैं। आ जाओ, अब दूसरा प्रावस्था आता है तुम्हारा जनन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, यह वह अवस्था है जब जीव लैंगिक जनन करने की योग्य हो जाता है। ये जो तुमको दिख रहा है जनन प्रावस्था, ये ऐसा अवस्था है जब कोई भी जीव क्या होता है, लैंगिक जनन करने के योग्य हो जाता है। विशेषता इसमें क्या क्या होता है, तो देखो किशोरावस्था में युग्मक का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्स हार्मोन भी निकलेंगे और जनन व्यवहार भी देखने को मिलेगा। कोई समस्या है, नहीं है सर, चले आगे आ जाओ। उसके बाद बोलता है, अगर पादप में हम लोग देखेंगे जनन प्रावस्था, तो पादप में क्या होगा, पादप में पुष्प का आना जनन प्रावस्था का संकेत है। अगर किसी भी पादप में पुष्प आ रहा है तो तुम समझ जाना रे मंगरुआ धंगरुआ चंगरुआ सब कि ये क्या है, तो पादप में जनन प्रावस्था आने की संकेत हो रही है। उदाहरण में ले लो गेहूं, धान, आम और नारियल। ठीक है रे बचवा, आ जाओ। अब एक होता है तुम्हारा बचवा रे मौसमी पुष्पन। मौसमी पुष्पन में क्या होगा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विशेष मौसम में ही क्या करेंगे, तो पुष्प देंगे। देखो लिखा हुआ है, कुछ पौधे विशेष मौसम में ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। ये हर मौसम में, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जो हमेशा पुष्प देते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो किसी विशेष मौसम में ही क्या करेंगे, तो पुष्प देंगे। जैसे आम, सेब, कटहल। अब मान लो अगर आम का पौधा पुष्प देना शुरू कर दे जनवरी में, तो तू लोग हमको रोड पे मिलेगा, सौर आम खा रहे हैं जनवरी ठंडा में रे, ऐसा नहीं होता है। ये सब क्या है, आम क्या है, ये सब कुछ विशेष मौसम में ही क्या करता है, पुष्पन देता है, यानी कि पुष्प देता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मौसमी पुष्पन। चले आगे रे, चले आगे। आम हो गया, सेब हो गया, कटहल हो गया। ठीक है, कारण अगर इसका क्या है, तो तापमान। आम बोलता है हमारा तापमान थोड़ा ज्यादा चाहिए, हम ठंडी में नहीं होंगे, तापमान है। प्रकाश की अवधि है, दूसरा कारण। वर्षा है, अब ठंडा में तो वर्षा होगा नहीं, तो आम को तो थोड़ा वर्षा भी चाहिए ना रे। और प्लांट के हार्मोन होते हैं, वो भी इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। आ जाओ आगे। अब बोल रहा है बहुवर्षीय पौधे में विशेष पुष्पन। जैसे एक बांस है, ये बांस क्या करेगा, 50 से लेकर 100 साल के बीच में एक बार क्या करेगा, पुष्प देगा। और जब ये 50 से लेकर 100 साल के बीच में एक बार पुष्प दिया, तो उसके बाद ये बांस क्या होगा, पुष्पन के बाद राम नाम सत्य मर जाएगा। तो समझ जाना, अगर कोई बांस पुष्प दे रहा है, पुष्पन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, अब वो मरने वाला है। देखो पुष्पन के बाद वो मर जाता है। ठीक है, 50 से 100 वर्ष के केवल 100 वर्ष में केवल ये एक बार ही पुष्पन करता है। ठीक है रे, आ जाओ। अब आता है बात नील कुरंजी का। ये 12 वर्ष में क्या करती है, तो एक बार पुष्प, ये क्या करेंगे, तो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करेंगे। ठीक है रे, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में पाया जाता है। पूछेगा ये कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे, दक्षिण भारत के पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर प्राणियों में जनन परिपक्वता, मनुष्य में यौनारंभ के संकेत। अब तुम बोलेगा कि मनुष्य में यौनारंभ का सर संकेत क्या है, तो अगर तुमको पता करना है कि इस मनुष्य के अंदर यौनारंभ स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है,
तो तुम 3-4 तरीके से करते। पहला, उसका दाढ़ी मूछ आ जाएगा, जैसे हमको दाढ़ी मूछ आ गया और तोरा के दाढ़ी मूछ आ गया, इसका मतलब ये तुम्हारे यौनारंभ का क्या है, संकेत है। उसके बाद आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। देखो आवाज क्या होगी, भारी, और साथ साथ क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। समझ लेना, मनुष्य में यौनारंभ का संकेत स्टार्ट हो गया। ये सब किसमें है, ये सब है पुरुष के लिए। अगर ये हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे किसके लिए, स्त्री के लिए, तो स्त्री में क्या होता है, यौनारंभ में उसके स्तनों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, उसके स्तन विकसित हो जाते हैं। और मासिक धर्म, जैसे कि हम लोग मानव में क्या चलता है मासिक धर्म में तुमको, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, वो स्टार्ट हो जाएगा। और अंडोत्सर्जन क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्जन भी वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसमें, ये स्त्री में। अगर स्त्री में ये 3 लक्षण देखने को मिल जाए, समझ लेना उसका यौनारंभ आरंभ हो चुका है। ठीक है, ठीक है, चले आगे, चले आगे। चलो सर, अब देखो, अब जनन चक्र का बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव साइकिल का बात करेंगे, मध चक्र का बात करेंगे, ऑस्ट्रस साइकिल का बात करेंगे। ये कहाँ चलता है, ये चलता है ऑस्ट्रस साइकिल, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाएगा। अब देखो, जो नन प्राइमेट स्तनधारियों है उसमें क्या चलेगा, तो उसमें चलेगा मध चक्र। उदाहरण में क्या जाएगा, गाय, कुत्ता, हिरन, चूहा। ठीक है, व्यवस्था क्या है, तो सीमित जनन काल होता है। क्या होगा, सीमित जनन काल है। ठीक है, अब लेकिन 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 प्राइमेट्स में, हम लोगों में क्या चलता है रे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों में चलता है, आर्तव चक्र। जैसे हम लोगों में, मतलब हम में नहीं, स्त्री में, मनुष्य में, बंदर में, एप्स में, इसमें क्या होता है रे, इसमें चलता है तुम्हारा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आर्तव चक्र इसमें चलता है। ठीक है, नियमित मानसिक चक्र होगा इसका विशेषता। अब आ जाओ आगे। अब बोलता है मौसमी एवं सतत प्रजनक। समझना बात, मौसमी एवं सतत प्रजनक। अब मौसमी प्रजनक उसको कहेंगे जो किसी विशेष मौसम में ही क्या करेगा, जनन करेगा। देखो लिखा होगा। और सतत प्रजनक उसको कहेंगे जिसको कोई विशेष मौसम नहीं चाहिए जनन करने के लिए, वो किसी भी मौसम में जनन करने के लिए तैयार है। एकदम सिंपल, ध्यान रखना है तुमको। एक होता है मौसमी एवं सतत प्रजनक। तो मौसमी में क्या होता है, ये ऐसे होते हैं जो एक विशेष मौसम में ही क्या करेंगे, जनन करेंगे। लेकिन जो सतत प्रजनक होता है वो किसी भी मौसम में जनन करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण में इसमें क्या हो जाएगा, मौसमी में अधिकांश पक्षी और हिरण। और सतत में क्या होगा सतत में क्या होगा रे, हम लोग किस में आएंगे, सतत में आएंगे। क्यों सर, क्योंकि हम लोग किसी भी मौसम में जनन करने के लिए तैयार है, सक्षम है। क्या रे, हाँ जी सर। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं वृद्धावस्था का। अब वृद्धावस्था में क्या होता है, जनन करने की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर उपापाच्य बंद होगा। क्या होगा, उपापाच्य जो होगा वो क्या हो जाएगा रे, मंद हो जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, हार्मोन क्रिया कम हो जाएगी और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है रे बचवा, ये किसका है सर, तो वृद्धावस्था का है सर। ठीक है, अब हार्मोन की भूमिका हम लोग पढ़ते हैं। देखो यह बच्चा, हम लोग जो हार्मोन पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स हार्मोन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब इसमें देखो जनन चक्र, हार्मोन का अगर देखो भूमिका तो क्या होता है, जनन चक्र को नियंत्रित करता है। जो जनन चक्र चला उसको क्या करेगा, ये एकदम नियंत्रित करके रखता है। ये हार्मोन यौनारंभ नियंत्रित करता है, साथ साथ यौनारंभ को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जनन व्यवहार को भी ये क्या करेगा, तो नियंत्रित करता है। अब देखो लैंगिक जनन की 3 समान घटना है। क्या क्या है रे, तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। पहला देखो, पहला क्या है रे, तो निषेचन पूर्व घटना है। दूसरा निषेचन, तीसरा क्या है, निषेचन पक्ष घटना है। अब देखो निषेचन पूर्व घटना को इंग्लिश में क्या बोलेगा रे, सर इसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। न समझा, प्री का मतलब क्या होता है रे, सर पहले, और उसके बाद क्या बोलेगा सर, फर्टिलाइजेशन। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, एकदम क्लियर है सर, क्लियर है। अब दिया हुआ है निषेचन पक्ष घटना है, इसका मतलब क्या होता है रे, पोस्ट, निषेचन के बाद, तो इसको क्या बोलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कोनो समस्या है रे, क्लियर है कि क्लियर है, सर पूरा क्लियर है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये मान लो फर्टिलाइजेशन है, तो इससे पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन,
और इसके बाद क्या होगा रे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, निषेचन पूर्व घटना है, यानी कि निषेचन से पहले, निषेचन पक्ष घटना है निषेचन के बाद, और बीच में क्या है, निषेचन। समझ गया, क्लियर है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे थे युग्मक जनन में इसमें क्या होगा, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया होती है। युग्मक जनन का मतलब ही ये होता है कि ऐसा प्रक्रिया जिससे क्या होगा, नर एवं मादा का युग्मक बनेगा। अब युग्मक जो होता है वो होता है अगुणित, ये समझना तुम। देखो अगर हम लोग बोलेंगे अगुणित मतलब n, और n का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर n लिखा रहे तो समझ जाना कि n का मतलब हुआ गुणसूत्र कितना होगा, तो 23। ठीक है, तो युग्मक कैसा होता है, अगुणित, यानी कि इसके पास क्रोमोसोम का संख्या क्या है, n है, और अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। ध्यान रखना है, युग्मक का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन से होता है, समसूत्री से नहीं होगा। अगर युग्मक का निर्माण समसूत्री से होना स्टार्ट हो जाए तो माता पिता युग्मक दोनों में 46 क्रोमोसोम होंगे, और बचवा में क्या आ जाएगा, 92 क्रोमोसोम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो युग्मक कैसा होता है, अगुणित। अगुणित का मतलब n का मतलब इसके पास 23 क्रोमोसोम होगा, और ये अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर सूत्री में क्या होता है, आधा होता है। अब देखो युग्मक दो प्रकार के होंगे, एक क्या हो जाएंगे, समयुग्मक। समयुग्मक का मतलब होता है दोनों युग्मक एकदम एक जैसा होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा, दोनों युग्मक एकदम समान दिखाई देता है तुमको, और इसमें क्या होगा, तुम नर और मादा के युग्मक का भेद ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उदाहरण में क्या होंगे, कुछ शैवाल, कुछ एल्गी में। तो याद रखना कि समयुग्मक का मतलब हुआ कि जहां पे नर और मादा युग्मक दोनों एक जैसा होगा, और तुम देख के बता ही नहीं पाओगे कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। क्लियर है रे, उदाहरण में कुछ सवाल। और एक होता है तुम्हारा विषम युग्मक। विषम युग्मक यानी कि हेटेरोगैमेट। इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, और देखने से पता चलेगा ये नर का युग्मक है और ये मादा का युग्मक है। ठीक है, जहां पे अगर तुम उदाहरण देखो तो मानव और अधिकांश पादप और प्राणी में नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। हाँ, क्या बोलेंगे, अंडाणु। याद रहेगा इतना, याद रहेगा इतना, हाँ सर याद रहेगा। अब ये देखो रे, ये क्या है, ये है सर मादा युग्मक। ठीक है रे, ये क्या है सर, ये है सर नर युग्मक। देख के चल रहा है ना पता कि इसको कैसे देख के बोल दिया सर ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। तो यहाँ पे अलग अलग बना हुआ है, तुमको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देख के पता ही नहीं कर सकता कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है, लेकिन यहाँ पता कर सकता है। तो जहाँ पे युग्मक अलग अलग होंगे उसको हम लोग बचवा क्या बोलेंगे रे, विषम युग्मक बोलेंगे, और जहाँ पे युग्मक एक जैसा होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब युग्मक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है रे, कोई समस्या है रे, ना है सर। आगे चले, आ जाओ। अब पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता। ठीक है, तो पादप में पढ़ेंगे द्विलिंगी। देखो द्विलिंगी का मतलब होता है ऐसा पौधा जिसमें नर का जनन अंग, पादप में नर का जनन अंग और मादा का जनन अंग अगर एक ही पौधा में रहे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस पौधा को हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी। जैसे उदाहरण में क्या होगा रे, तो गुलहर, और क्या हो जाएगा, सरसों। ठीक है, अब आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं एक लिंगी। एक लिंगी में क्या आएगा, नर एवं मादा पुष्प अलग अलग है। क्या होगा, नर एवं मादा पुष्प जो होगा वो क्या होगा रे, अलग अलग होगा। ठीक है, ये होगा इसमें। और एक ही पौधे पर अगर उदाहरण पढ़ेंगे तो क्या होगा, नारियल और कुकुरबिटा, और अलग अलग पौधे पे क्या उदाहरण, पपीता और खजूर। याद रहेगा। तो अगर पूछे एक लिंगी पादप तो क्या बोलेगा कि एक पादप पे एक ही जनन अंग है। और अगर बोले द्विलिंगी पुष्प, पादप अगर बोलेगा तो वो अलग का होगा। पुष्प अगर मान लो बोल रहा है द्विलिंगी पुष्प, तो मतलब एक ही पुष्प पे मेल वाला भी जनन अंग है और फीमेल वाला भी। और अगर एक लिंगी पुष्प बोले तो बोल रहा है कि सर एक पुष्प पे क्या है, मेल जनन अंग, और दूसरे पुष्प पे क्या है, फीमेल जनन अंग। ठीक है, ठीक है रे, कोई दिक्कत है, चले आ जाइए सर, आ जाइए। अब प्राणियों में देखो, फिर यहाँ पे बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या है, द्विलिंगी है। हम लोगों में क्या होगा, अगर बोलेंगे कि प्राणियों में द्विलिंगी, मतलब द्विलिंगी अगर बोल देंगे इसका मतलब क्या होगा, ये हम लोग, हालांकि हम लोग जो है जो एक ही जीव में नहीं होता, हम लोगों में, हम लोग जीवों का बात कर रहे हैं। हम लोग तो एक्चुअली में कह रहे यूनिसेक्सुअल है रे, तो एक ही जीव में नर और मादा अंग। बाइसेक्सुअल अगर जीव में बात करेंगे
तो एक ही जीव में क्या होगा, नर और मादा अंग, उदाहरण केचुआ, जोक और टेपवाल। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग है यूनिसेक्सुअल। वहां पे हम लोग का मतलब जीवों का बात हो रहा है, हम लोग भी जीव में ही आते हैं। तो हम लोग यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी है, जहां पे नर वाला जनन अंग जो है वो नर में है और मादा का जनन अंग कहाँ है, मादा के शरीर में। ठीक, उदाहरण देखो तिलचट्टा और मानव, देख रहा है। आ जाओ, अब आता है बात युग्मक निर्माण में कोशिका विभाजन। तुम लोग का अभी ये पढ़ा है कि युग्मक निर्माण में हमेशा जो कोशिका विभाजन होगा वो किस प्रकार का होता है, अर्धसूत्री होता है, समसूत्री नहीं होता है। देखो यहां पे अगर युग्मक बना और ये अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना रहे, यहाँ पे ये कोशिका जो है, इस कोशिका को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जर्म सेल। समझ गया। तो ये क्या था, ये था तुम्हारा 2n, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया तुमको 2n, मतलब ये हो गया तुमको डायप्लॉइड। ये क्या हो गया रे, डायप्लॉइड। अब देखो तो बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। इसलिए ये क्या है, n है। n का मतलब क्या, n का मतलब क्या रे। अब अगर विशेषता इसका पढ़ेंगे तो पहला है गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, पहले पढ़ा दिए। फिर आनुवांशिक विविधता होगी, हाँ। और तीसरा लैंगिक जनन हेतु आवश्यक होता है ये, ठीक है। अगर लैंगिक जनन करना है ना तो गैमीट जो बनता है, युग्मक जो बनेगा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा देना पड़ेगा बेटा, बराबर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है आपको, बताओ रे। चलो अब आओ अगुणित और द्विगुणित जीव। अगुणित जीव में मनोएरा, शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइट आ जाएंगे, ठीक है रे। द्विगुणित जीव में क्या क्या आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्राणी आ जाएंगे, ठीक है रे। अब आ जाओ, अब बात करते हैं युग्मक का स्थानांतरण, गैमीट का ट्रांसफर। देखो क्या लिखा हुआ है, नर एवं मादा युग्मक को एक दूसरे के निकट आना, वो प्रक्रिया जिससे नर एवं मादा युग्मक क्या होते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, इसे हम लोग विरसेचन भी कहते हैं, ठीक है। युग्मकों की गतिता, सामान्यतः देखो तो नर युग्मक जो होता है वो चलनशील होता है और मादा युग्मक अचल, ये नहीं चल पाता है क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। कुछ शैवाल एवं फंजाई दोनों चलनशील होते हैं, लेकिन कुछ शैवाल एवं फंजाई दोनों का दोनों क्या होगा, चलनशील होगा, ठीक है रे। जल का महत्व देखो, शैवाल में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में क्या होता है, जल के मदद से युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब अगर समस्या क्या आती है कि अगर जल के मदद से युग्मकों का स्थानांतरण होगा तो भाई ज्यादा चांस है कि वो युग्मक क्या हो, युग्मक की मृत्यु हो जाए, युग्मक नष्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो अनेक नर युग्मक नष्ट हो जाता है, इसलिए इसके केस में क्या होगा, तो नर युग्मक ज्यादा बनता है। जहां पे बच्चा खोने की चांस ज्यादा होती है वहां पे चीजें ज्यादा बनती है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब बोलता है बीजीय पौधम युग्मक का स्थानांतरण। अब देखो परागकण को बच्चा अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। अब नर युग्मक के वाहक है, इस परागकण में क्या होता है, तो नर युग्मक उपस्थित होता है। उसके बाद अंडप में क्या होता है, तो मादा युग्मक धारण उपस्थित होता है, अब या धारण करता है। अब परागगण, पोलिनेशन में क्या होगा, जो परागकण था, परागगण और परागकण दोनों अलग है। परागगण का मतलब पोलिनेशन हुआ और परागकण का मतलब हुआ पोलन ग्रेन। तो इस परागगण में क्या होगा कि जो तुम्हारा पोलन ग्रेन था, परागकण था, ये क्या होगा, तो ये शांति से जाके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, पहुंच गया स्टिग्मा तक। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। क्या हो गया, ये सब स्टिग्मा तक पहुंच गया। अब जब ये स्टिग्मा पर पहुंचा तो वहां पे क्या हो गया, पोलन ट्यूब, पराग नली बनना शुरुआत हो गया, पराग नली का बनना प्रारंभ हो गया। उसके बाद क्या होगा, नर युग्मक अंडाशय तक पहुंच जाता है। पहले क्या हुआ, परागकण आके गिरा कहा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा पे, उसके बाद परागनाली बनी और परागनाली के द्वारा नर युग्मक कहां तक पहुंचा रहे, अंडाशय तक पहुंचा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। देखो इसमें क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का संलयन, ऐसा प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको दो नाम से बुलाओगे, एक फर्टिलाइजेशन और एक सिनगैमी। अगर देखा जाए तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके कारण क्या होगा, द्विगुणित युग्मज बनता है। क्या बनेगा, द्विगुणित, यानी कि 2n, ठीक है। युग्मक तो 2n है, युग्मक क्या है, युग्मक तो द्विगुणित है। युग्मक क्या है रे, युग्मक सर द्विगुणित है,
नहीं बुझ रहा है क्या? 2n है, लेकिन जो युग्मक नहीं युग्मनज, और जो जायगोट बना, जो युग्मक बना वो क्या है? n है। एकदम याद रखना, यहाँ पे लिखा है द्विगुणित युग्मनज बनता है, मतलब जायगोट 2n बना, लेकिन जो तुम्हारा क्या बना रे? जायगोट 2n, लेकिन जो तुम्हारा गैमीट बना, युग्मक बना, वो क्या बना? सिर्फ और सिर्फ n। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के अंड से नया जीव का विकास, मतलब निषेचन हुआ ही नहीं और नया जीव का विकास हो गया। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा? मधुमक्खी, रोटीफर, कुछ छिपकलियां और टर्की। ठीक बारे, ठीक गा सर, ठीक गा। अब निषेचन का दो प्रकार होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो बाह्य निषेचन वो निषेचन हुआ जिसमें निषेचन कहाँ होगा? शरीर के बाहर होगा, शरीर के देखो बाहर होता है। उदाहरण में क्या? मछली, मेढक और अधिकांश शैवाल। और एक होता है विशेषता पर लो इसका, इसमें जल चाहिए, अधिक युग्मक। अब जल से होगा तो भाई जल में तो युग्मक बर्बाद होगा ही, तो अधिक युग्मक चाहिए होता है और उत्तरजीविता कम होती है। और दूसरा प्रकार का निषेचन क्या है? तो आंतरिक में क्या होगा? इसमें भी हो रहा है निषेचन, लेकिन शरीर के भीतर होता है। उदाहरण सरीसृप, पंछी, स्तनधारी और बीजीय पादप, हम लोग में होता है आंतरिक निषेचन। इसका विशेषता क्या है? तो देख लो, आ जाओ। भ्रूण सुरक्षा, भ्रूण को सुरक्षा मिलेगा, कम युग्मक चाहिए क्योंकि शरीर के अंदर बन रहा है और यहाँ पे जल है नहीं इसका वाहक, तो जल नहीं है तो भाई कम भी बनेगा तो चलेगा, और उत्तरजीविता क्या होगी रे? अधिक हो जाएगी सर। आ जाओ, अब निषेचन के बाद की घटनाएं को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है? देखो इसमें क्या होगा? तो युग्मनज का निर्माण होगा, यानी कि इसमें क्या होगा रे? जायगोट का निर्माण होगा। और क्या होगा? भ्रूणोद्भव का निर्माण होगा, यानी कि एम्ब्रायो का निर्माण होगा। ठीक है, कब? निषेचन के बाद। ठीक है, पहले नहीं। तो बनने वाली इसमें क्या होगा? जायगोट क्या है? तो जायगोट जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज जो है, जब निषेचन हो गया, दो युग्मक आपस में संलयन कर लिए तो निषेचन कहलाया। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद तुम्हारा जाके बनेगा जायगोट युग्मनज, जो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित यानी कि 2n होता है। ठीक है, और 2n का मतलब क्या? हम लोगों में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46 को होगा। महत्व, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका। अरे युग्मनज, कोई भी नया बच्चा, नई पीढ़ी आने वाली है, उसकी सबसे प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है सर। प्रजाति की निरंतरता, और क्या? प्रजाति की निरंतरता। ठीक है सर, आगे आ जाओ। युग्मनज का अगर विकास का बात करेंगे, शैवाल एवं फंजाई में तो मोटी भित्ति बनती है। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रहती है। ठीक है बचवारे। उच्च जीवों में क्या होगा? भ्रूण में विकसित होगा। उच्च जीवों में क्या होगा? सीधा भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है सर। अब भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? अब ये जो तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें क्या होगा? युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, ऐसा प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा। याद रखना, कोशिका विभेदीकरण होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा और कोशिका विभेदीकरण होगा। ठीक है सर, हाँ सर। अब कोशिका विभेदीकरण में क्या होता है? मान लो पहले आया सेल, यानी कि पहले आया कोशिका, बहुत सारा कोशिका एक साथ आएगा समूह में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक, यानी कि क्या बना रे? टिश्यू। अब टिश्यू आगे चल के क्या बन जाएगा रे? अंग। क्या बनेगा रे? ऑर्गेन। और ये आगे चल के क्या बन जाएगा? अंगतंत्र। और यहां से क्या बन जाएगा रे? ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा जी? ऑर्गेनिज्म। तो देखो, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, उत्तक। उत्तक क्या है? कोशिका का समूह है। इतना क्लियर है, कोई समस्या है नहीं है। प्राणियों के प्रकार में एक होते हैं अंडप्रजक, ओविपेरस, जो कि क्या देगा? अंडा देगा। पंछी और सरीसृप। विशेषता क्या है? इसमें क्या होगा? बाह्य विकास। अंडा दिया तो विकास कहाँ हुआ? बाहर हुआ, बाह्य हुआ। अब देखो दूसरा, विविपेरस, इसमें क्या होगा? शिशु को जन्म देता है। कौन? मानव, अधिकांश स्तनधारी। व्यवस्था क्या है? वर्ण विकास शरीर के अंदर हुआ। शिशु को जन्म दिया तो वर्ण जो बना उसका विकास कहाँ? शरीर के अंदर हुआ। लाभ भाई शरीर के अंदर हुआ, तो शरीर के बाहर के कंपेरिजन शरीर के अंदर क्या होगा? सुरक्षा ज्यादा होगा और उत्तरजीविता अधिक होगी। कोई कहानी में दिक्कत नहीं सर। अब पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है? युग्मनज भ्रूण बन जाएगा, बीजांड बीज, अंडाशय फल, और अंडाशय भित्ति क्या बन जाएगा रे?
तो फल भित्ति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पेरिकार्प। फल की बाहरी भित्ति होती है ये, और कार्प बीज की सुरक्षा। कोई समस्या है? ना है सर। अब आता है बात बीज अंकुरन। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो बीज होगा वो क्या करेगा, तो जल अवशोषित। क्या करेगा? जल अवशोषित, जल को लेगा। जल को लेने के बाद भ्रूण सक्रिय होगा। सक्रिय होने के बाद नया पौधा विकसित होता है। ठीक है रे, ये बहुत ही आसान है। चलो, तो इसके साथ जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का भाई तुम्हारा अच्छे से कंटेंट के साथ इस चैप्टर को हम खत्म किए हैं। तुमको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो भाई लिख के जाना है। ठीक है, 51 रुपया में का मिलेगा? 151 रुपया पर तुमको बनाएंगे टॉपर। पूरे साल तुमको मिलेगा लाइव क्लास, उसके बाद तुमको मिलेगा टॉपर का पीडीएफ, टॉपर के नोट्स का पीडीएफ, तुमको मिलेगा होमवर्क डीपीपी, फिर तुरंत तुमको मिलेगा डॉट सॉल्विंग। तुरंत तुम अगर तुमको कोई डॉट आ गया तुम तो उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। टॉपर साहब का तुमको गाइडेंस भी दिलवाएंगे रे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को तो मिलवे करेगा रे। ये हमारी बच्चियां हैं जो यूपी बोर्ड में टॉप कर चुकी है सिर्फ 51 रुपया में पढ़ के। तो भाई 51 रुपया उन्नति बैच में तो आओ ही आओ भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।